हेलो बालक, कैसे हैं आप? फास्ट ट्रैक के लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। और फर्स्ट लेक्चर मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन को मैं फर्स्ट लेक्चर के कैटेगरी में नहीं रखा मैंने। इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि आपको किस तरह से पढ़ना है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें चैप्टर 1 से, जिसका नाम है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, दैट यू ऑलरेडी नो। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपका लेक्चर है और इस सीरीज के जितने भी लेक्चर्स होंगे आपके, वो 100% आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल पे आधारित है। आईसीआई ने जो सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया है, आईसीआई ने जो कंटेंट आपको प्रिस्क्राइब किया है, उसी कंटेंट और उसी सिलेबस के आधार पे ये पूरा का पूरा लेक्चर है। अब अगर आपने रेगुलर क्लासेस करी हैं और रेगुलर क्लासेस के नोट्स हैं आपके पास, और उस नोट्स के आधार पे आप इस लेक्चर को अगर कवर करना चाहते हैं और आप अदर कोई मटेरियल बुक आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो भी आप कंफर्टेबली इस काम को कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट एन इशू, बिकॉज क्लास नोट्स का जो आपका कंटेंट है वो भी आईसीआई बेस्ड कंटेंट है, और ये जो कंटेंट है ये भी आईसीआई बेस्ड कंटेंट है। ठीक है, सो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आज कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, एज द नेम इंडिकेट्स। सो यहाँ बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द some basics of the automation. अब चैप्टर है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, लेकिन ये चैप्टर का डिजाइन क्या है ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस बात को समझते हैं कि इस चैप्टर का डिजाइन क्या है, तो आपको बाकी चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। और चैप्टर 1 खत्म होते होते आप इस बात को समझ जाओगे कि बाकी चैप्टर्स में आपका अप्रोच ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी समझाया था कि EISSM की अगर हम बात करें तो अप्रोच ऑफ स्टडी बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर हमने रैंडम तरीके से पढ़ा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास नहीं रही, तो उस कंडीशन में डील कर पाना सब्जेक्ट को बहुत ही मुश्किल है। आपको रटना होगा, आपको हर एक पॉइंट को मेमोराइज करना होगा, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, दे आर मोर देन 4000 कीवर्ड्स। कहाँ से आप याद रख पाओगे? ये संभव नहीं है। सो चैप्टर 1 के बारे में चलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है EIS का, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, मैं कहूंगा कि ये चैप्टर एक जेनरिक चैप्टर है। ये चैप्टर एक जनरल चैप्टर है। अब आप बोलोगे सर जनरल चैप्टर का क्या मतलब है? जनरल चैप्टर से हमारा यहां मतलब है कि यहां आपको एक कॉन्सेप्ट, एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। इस चैप्टर में आप जनरल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और इन जनरल कॉन्सेप्ट्स को समझने का पर्पस क्या है। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद इनका इस्तेमाल अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग पर्पसेस के लिए हम करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हम जनरल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को हम चैप्टर 2 में ERP के लिए यूज करेंगे। उसी को हम चैप्टर 3 में थोड़ा सा इलैबोरेटेड फॉर्म में स्टडी करेंगे। उसी को हम चैप्टर 4 में ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, और उसी को हम चैप्टर 5 में बैंक पे अप्लाई करेंगे। तो आपका चैप्टर 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल है, और इसीलिए मैं इसको जनरल कॉन्सेप्ट्स कह रहा हूं या जेनरिक कॉन्सेप्ट्स कह रहा हूं, बिकॉज इट इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल टू ऑल। यहां पढ़ा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है वो बाकी जगह भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस जो हैं, इसके एप्लीकेशंस आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में दिखाई देगा। तो आप समझो ये कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर चैप्टर 1 पे मेरा कमांड है, तो चैप्टर बाकी के चैप्टर्स को समझने में मेरे लिए क्या है, आसानी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट हाँ आसानी जरूर है। राइट, तो सबसे पहली चीज कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एक तरह का जेनरिक चैप्टर है, जहां हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का जनरल इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, और वो जो जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा, वो जो जनरल कॉन्सेप्ट है, उसे हम बाकी के चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस की, ठीक है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं। कंटेंट मैं पहले बता चुका हूं आपको, कंटेंट आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू गेट इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। हम प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं।
प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, एंड प्रोसेस का ऑटोमेशन कैसे होता है. दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू डील विद. Once we are done with the process, then we talk about the risks and controls. फिर हम क्या करते हैं, रिस्क एंड कंट्रोल्स की बात करते हैं कि अगर प्रोसेस पे हम अगर आईटी अप्लाई कर रहे हैं तो आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, या क्या क्या रिस्क हो सकता है जो हम एज अ बिजनेस हमें फेस करने की आवश्यकता हो सकती है. सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस तरह से इस बात को दिमाग में रखना है कि जब तक आप प्रोसेस नहीं समझोगे ना तब तक आपको रिस्क समझ में नहीं आएगा. अब अकाउंटिंग प्रोसेस है मान लो, सो अकाउंटिंग प्रोसेस में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये वही बच्चा बता सकता है जो अकाउंटिंग प्रोसेस को जानता हो. अगर आप प्रोसेस ही नहीं जानते तो आप प्रॉब्लम्स कहाँ से बताओगे, अगर आप प्रोसेस ही नहीं जानते तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. And that is the reason कि first of all we are going to study about process, everything about process, then we will move to the risk and the control part. रिस्क एंड कंट्रोल्स को समझने के साथ इसी में हमारा ईआरएम का भी टॉपिक आएगा. रिस्क एंड कंट्रोल्स को समझने के बाद, ईआरएम को समझने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम ये सीखते हैं कि जो हमारा डिजाइन है प्रोसेस का, उस प्रोसेस के डिजाइन को हम डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करें. ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि जब मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें उन प्रोसेस को इंटरवाइन करना पड़ता है. यानी कि 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, ऑपरेशनल, सपोर्ट एंड मैनेजमेंट. हमें उन्हें इंटरवाइन करना होता है और जो उन्हें इंटरवाइन करना दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, जिसके लिए हमें किसी न किसी तरह का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है. एंड फॉर दैट पर्पस हम क्या करने जाएंगे, इसके बाद हम कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे लाइक फ्लो चार्ट एंड डीएफटी. डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के बाद हम कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेसेस का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. अब जरा गौर करो, वंस वी आर डन विद द प्रोसेस, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, हमें रिस्क मालूम है, प्रोसेस का जनरल इंट्रोडक्शन मालूम है, प्रोसेस को हम डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करते हैं हमने ये भी सीख लिया. तो फिर अब हम क्या कहते हैं कि प्रोसेसेस लाइक इन्वेंट्री, फिक्स असेट्स, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, इस तरह के प्रोसेसेस को हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे और उसके रिस्क एंड कंट्रोल को हम कैसे समझेंगे. सो यहां अब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस पे जाते हैं और स्पेसिफिक प्रोसेसेस के क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या कंट्रोल्स हैं, हम उनको समझना शुरू करते हैं. अब देखो कितना सिस्टमेटिक है. अगर प्रोसेस नहीं समझा तो रिस्क नहीं समझेंगे, रिस्क नहीं समझा तो कंट्रोल अप्लाई नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है. अगर प्रोसेस को नहीं समझा तो इंटरवाइन कैसे करेंगे, इंटरवाइन करना है तो हमें फ्लो चार्ट चाहिए, हमें डेटा फ्लो डायग्राम चाहिए. अब इतना बेसिक अगर हमने चीजों को समझ लिया, प्रोसेस को, रिस्क को, कंट्रोल को, ईआरएम एक छोटा सा टॉपिक है उसमें, इंटरनल कंट्रोल एक छोटा सा टॉपिक है उसमें, उसके बाद हम गए और हमने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, फ्लो चार्ट सीख लिया, डेटा फ्लो डायग्राम सीख लिया. तो नाउ इज द टाइम जब हम कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस का, पर्टिकुलर प्रोसेसेस को हम डायग्राम में शो कर सके. तो हम सेल्स प्रोसेस को, परचेज प्रोसेस को, इन्वेंट्री प्रोसेस को, फिक्स असेट्स को, जनरल लेजर को, मतलब इस तरह हम क्या करते हैं, हर एक प्रोसेसेस को वी स्टार्ट शोइंग इनटू इन डायग्रामेटिकल फॉर्म्स. ठीक है, और साथ ही साथ हमने उसके रिस्क एंड कंट्रोल को आइडेंटिफाई कर लिया. इसके बाद हम एंटर करते हैं कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को समझने के लिए कि क्या क्या कानून है या क्या क्या लॉज हैं या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं जो हमें फुलफिल करना होगा. क्योंकि ये आपका टेक्निकल पेपर है तो जब आप पढ़ने जाओगे डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस को जो आपको फॉलो करना है, तो यू विल फाइंड कि हमें 2 एक्ट को स्पेसिफिकली पढ़ना है. एक है हमारे पास कंपनी एक्ट और एक है हमारे पास आईटी एक्ट. सो कंपनी एक्ट में 2 ही सेक्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 134 एंड 143. और आईटी एक्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्या एडवांटेजेस हैं साइबर लॉज के, हमें ये पढ़ना है. और उसके साथ साथ हम उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे कुछ हद तक. एसपीडीआई हमें समझना होता है यहाँ, प्राइवेसी को हमें समझना होता है यहाँ, और कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में हमें बात करनी होगी. सो जरा गौर करो कि जो आपका रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी जनरल टॉपिक है. इसका एप्लीकेशन आपको कई जगह दिखाई देगा. आगे जाके हम ऑडिटर की बात करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे, या आगे जाके हम आईटी एक्ट की बात करेंगे, तो आप देखोगे ये जो आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो जनरल टॉपिक है, इस जनरल टॉपिक का एप्लीकेशन टू डिफरेंट बिजनेस कैसे होगा, हमें ये भी पढ़ना है. टैक्स एंड अकाउंटिंग कंप्लायंसेस की हम बात करेंगे, वहां जाके भी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम वहां क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे, या आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलेगा, आपको पढ़ने में सपोर्ट मिलेगा. That is why I am telling you कि this chapter is a generic chapter, और आप ये फील करोगे कि बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है. उनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है. वहां भी आपको प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क को समझना है, रिस्क के अगेंस्ट कंट्रोल्स को समझना है, और उस पर्टिकुलर बिजनेस में क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको समझना है.
बैंक के केस में जाओगे, कोर बैंकिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 5, सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स एम कॉमर्स की जब आप बात करोगे आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 में जब आप जनरल टॉपिक्स है, कंट्रोल का बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन है, बट वहां भी आपको कंट्रोल और रिस्क की बात करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 2 में जब आप ईआरपी पढ़ोगे, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उस समय भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक जेनरिक चैप्टर है, ये एक जनरल चैप्टर है, आपका फुल कंसंट्रेशन जरूरी है और आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को क्या करना है, कवर करना है। तो क्या स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, सबसे पहले प्रोसेस के बाद रिस्क, रिस्क के बाद कंट्रोल्स एंड ईआरएम, एक छोटा सा टॉपिक है उसको साथ में लेके चलेंगे। फिर हमें कहाँ जाना है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है, जिसमें 2 टूल सीखेंगे, फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम। वंस वी आर डन विद दैट, हम स्पेसिफिक प्रोसेसेस को डायग्राम में ड्रॉ करना शुरू करेंगे, स्पेसिफिक प्रोसेसेस को ब्रीफ करेंगे और फिर हम उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और क्या क्या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वंस वी आर डन विद दैट, देन वी गो फॉर द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जहां हम कंपनीज एक्ट की बात करेंगे और जहां हम बात करेंगे आईटी एक्ट की। है ना सिंपल। अब देखो बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक क्लास है, फास्ट ट्रैक बैच है आपका, तो यहाँ मैं आपको नोटिंग नहीं दूंगा बहुत ज़्यादा, बट लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के बैकग्राउंड में ले जाने के लिए मैं डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको अपना एक क्लास नोट्स रखना है, जिस क्लास नोट्स में आप चीज़ों को नोट करते रहें ताकि रेफरेंस के लिए ध्यान में रहे। ऐसा ना हो कि आप इंस्ट्रक्शंस भूल जाएं, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स भूल जाएं। तो आपके क्लास नोट्स में नोट सेक्शन बनते रहेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का नोट सेक्शन बनेगा। उन नोट सेक्शन को आपको अच्छी तरह से क्या करना है, ड्रॉ करना है, ताकि आप जब खुद बुक लेके बैठोगे ना पढ़ने के लिए, तो आपका क्या होगा, वो अच्छी तरह से मैच करेगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप अपने क्लास नोट्स को रेफर करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली बुक पे ही नोटिंग करने का प्रोविजन नहीं है, आपको क्लास नोट्स चाहिए, राइट। इसके फायदे भी हैं, आप खुद फील करोगे कि कंसंट्रेशन बूस्ट होता है, आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, राइट। चलिए, इससे पहले कि शुरू करें, मैं एक बात और आपको बताता हूं। ये पूरा का पूरा चैप्टर 6 सेक्शन में ब्रेक है। इस पूरे चैप्टर को हमने 6 सेक्शन में तोड़ा हुआ है। सबसे पहला सेक्शन जो है वो इंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस का है, जो आपके सामने है, जिसको अभी हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। इंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस के बाद सेकंड सेक्शन में हम रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं कि रिस्क क्या होता है, इसको कैसे मैनेज करते हैं। थर्ड सेक्शन में जब हम जाते हैं तो थर्ड सेक्शन में हम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, ईआरएम के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। फोर्थ सेक्शन में जब हम जाएंगे, फोर्थ सेक्शन में हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस को पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट एंड डीएफडी को। फिफ्थ सेक्शन में हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस और उसके रिस्क एंड कंट्रोल को समझेंगे। और जो सिक्स सेक्शन होगा, सिक्स सेक्शन में जाके हम रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को समझेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हमने 6 सेक्शन में ब्रेक करना है और 6 सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में और कंप्लीट आईसीआई के द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए मटेरियल को कंप्लीट कवरेज करते हुए इन वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, ताकि आप आसानी से एग्जामिनेशन में स्कोर कर सको, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, है ना। आपके सामने मैं सेक्शन लाता हूं, आप एक बार सेक्शन देख लो और आप देख लीजिए कि सेक्शन कितने सेक्शन है हमारे पास, टोटल 6 सेक्शन है। और पहला सेक्शन क्या है, इंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस। दूसरा सेक्शन है हमारे पास रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट। तीसरा सेक्शन है हमारे पास कंट्रोल ईआरएम, ठीक है। चौथा सेक्शन है हमारे पास डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। पांचवा है स्पेसिफिक प्रोसेस का रिस्क एंड कंट्रोल एंड सिक्स सेक्शन है हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, राइट। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले सेक्शन से, जिसका नाम है इंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस। अब जरा गौर करना, व्हाट इज ईआईएस। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ईआईएस के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, तो यहां हमें ईआईएस पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। सेकंड चैप्टर डेडिकेटेड है ईआरपी को, तो वहां मैं और डिटेल में बात करूंगा आपसे। एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज द ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्ट में ईआईएस कहते हैं, may be defined as any kind of information system which improves the functions of an enterprise business process by integration. So enterprise information system की अगर हम बात करेंगे, EIS की अगर हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं सर EIS का जो प्राइमरी काम होता है, जिसके लिए हम इसको यहां डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन से क्या मतलब है हमारा? तो हम कहते हैं सर किसी भी लार्ज इंटरप्राइज की अगर आप बात करो, किसी भी बिग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो, तो उनके पास कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं और वो डिपार्टमेंट ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं, राइट? ऐसा हो सकता है दिल्ली में उनका एक ऑफिस है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है, एक कोलकाता में, एंड सो ऑन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर में वो किस तरह से ऑपरेट करेंगे, किस तरह से इंटरकनेक्टिविटी को हम स्टैब्लिश करें, किस तरह से हम डिफरेंट प्रोसेसेस को आपस में इंटीग्रेट करें, किस तरह के हम डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करें, किस तरह से हम एक यूनिफाइड सिस्टम क्रिएट करें। फॉर दैट पर्पस वी हैव समथिंग कॉल्ड एज EIS। तो इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम सर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमें हमारे प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करता है। अगर हमने अपने प्रोसेसेस को इंटीग्रेट किया तो उस कंडीशन में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारा फंक्शनल परफॉर्मेंस बढ़ेगा और जाहिर सी बात है हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। पूरा जद्दोजहद इसी बात के लिए कि हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, और अगर हम अपने कंपनी के को प्रॉफिट अर्न करवाना चाहते हैं तो हमें इफेक्टिव एफिशिएंट वर्किंग को इंश्योर करना होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी हाई रहे, हमें इसको इंश्योर करना होगा, और जिसके लिए हमें सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना होगा। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज EIS। बेस्ट एग्जांपल इज SAP। अगर हम SAP की बात करें तो SAP इज नथिंग बट एन ERP। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, राइट? इसको बहुत डिटेल में आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ ERP सिस्टम इज कवर्ड इन डिटेल्ड इन चैप्टर नंबर 2। जब आप चैप्टर 2 में जाएंगे तो वहां मैं आपको ERP को डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, हमें EIS का डेफिनेशन ध्यान में रखना होगा। हम क्या बोलेंगे, कोई EIS किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारे प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करे और हमारे प्रोडक्टिविटी को, हमारे फंक्शन परफॉर्मेंस को क्या करे, बढ़ाए। अगर हमारे फंक्शन को, हमारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है बाय इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसेस, तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, EIS कह सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ERP। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सो दिस इज आवर सेक्शन 1, राइट? सबसे पहले हमारे पास है एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस। अब यहां 3 चीजें हैं पैरेलल में, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जब आप एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस को पढ़ने जाते हैं तो आपको बिजनेस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन चाहिए, आपको बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन चाहिए, और वंस यू आर डन विद द बिजनेस प्रोसेस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, देन वी गो फॉर द कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। फिर हम बिजनेस प्रोसेस को क्या करते हैं, कैटेगराइज करना शुरू करते हैं, राइट? तो चलिए हम समझते हैं कि इंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस क्या होता है या बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। अगर हम बिजनेस प्रोसेस की बात करें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं बार बार कुछ टर्म्स को मैं बार बार दोहराऊंगा, जैसे कोई भी बिजनेस क्या चाहता है, तो हम कहते हैं सर कोई भी बिजनेस जो चाहता है, जो उसका ड्रीम है, उसे हम विजन कहते हैं, राइट? और कोई भी बिजनेस चाहता है कि वो अपने विजन को, अपने मिशन को अचीव करे। हो सकता है किसी कंपनी का विजन हो कि वो दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बनना चाहता है। तो अगर कोई कंपनी दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बनना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने वाला है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे एक्टिविटीज करनी होंगी, जिन एक्टिविटीज से वो डिफरेंट गोल्स को अचीव करेगा। जैसे अगर हम कहते हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो हमें सेल करना होगा, तो भाई रेवेन्यू जनरेट करना होगा, इनकम जनरेट करना होगा। हम कहते हैं हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, हमें मार्केटिंग सेल्स करनी होगी, हमें प्रोडक्शन करना होगा, हमें रॉ मटेरियल खरीदना होगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमें करनी है, जिसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब इन एक्टिविटीज को, राइट, और समटाइम्स सेट ऑफ एक्टिविटीज को, जिसके मदद से हम किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं या जिसके मदद से हम किसी तरह के गोल को एकम्प्लिश करते हैं, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो कितना सिंपल है, जरा सोचो, प्रोसेस क्या है? तो आप बोलोगे प्रोसेस कोई भी एक्टिविटी है या प्रोसेस कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसके मदद से हम किसी तरह के गोल को एकम्प्लिश करते हैं। So process is an activity or a set of activity which helps organization to achieve some kind of goal. That is called as process. Now for example, आप कहते हैं सर to generate revenue. So that a goal we have to achieve. हमारे को revenue चाहिए. So revenue चाहिए तो for that purpose we have to conduct a process and that process is called as sales process. अब sales process में we have multiple activities, multiple steps. और वो सारे स्टेप्स हम कंडक्ट करते हैं टू अचीव वन गोल एंड दैट गोल इज टू जनरेट इनकम, दैट गोल इज टू जनरेट रेवेन्यू। सो व्हाट इज प्रोसेस? आप कहेंगे प्रोसेस इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस इज सेट ऑफ एक्टिविटीज थ्रू विच वी अचीव सम गोल। अ बिजनेस प्रोसेस
is an activity or set of activities that will accomplish a specific organizational goal, जो हमें क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। तो अब पहला कंसर्न हमारे सामने क्या आता है, हम कहते हैं ठीक है सर, प्रोसेस कोई एक्टिविटी है या सेट ऑफ एक्टिविटी है जिससे हम गोल को अचीव करते हैं, तो प्रोसेस किस तरह से डिजाइन होगा, इसका क्या मापदंड होगा, इसका क्या पैरामीटर होगा, ये कहां से इंस्पायर होगा, हमारा जो प्रोसेस का डिजाइन है ये कहां से इंस्पायर होगा। सो नाउ इट टोटली डिपेंड्स हाउ एम्बिशियस यू आर। योर प्रोसेस डिजाइन विल सर्टेनली डिपेंड ऑन हाउ एम्बिशियस यू आर। अगर आप सक्सेस चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो आपको एक बहुत ही उम्दा प्रोसेस डिजाइन करना होगा ताकि आपका आउटपुट बहुत अच्छा हो, ताकि आप कम कॉस्ट में काम कर सके, कम समय में काम कर सके, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो। तो जाहिर सी बात है, आप स्क्रैच से शुरू करते हैं, प्रोसेस को डिजाइन करना शुरू करते हैं, आप प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे, ये कहां से इंस्पायर होगा। सो देन यू हैव टू से कि सर processes in an organization are designed as per the vision and mission of the enterprise. What you want to become? तो आपने कहा सर I want to become the topper, I want to score rank in CA examination. तो your process will be accordingly. अगर आप कहते कि नहीं आई हैव टू पास द एग्जामिनेशन सर, मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं एग्जाम पास कर जाऊं मेरे लिए काफ़ी है, तो अकॉर्डिंगली आपका प्रोसेस होगा। टॉपर्स का जो प्रोसेस होता है स्टडी का, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम समवन हु इज जस्ट विलिंग टू पास द एग्जाम। यस और नो? सो कुछ किसी को टॉप करना है, ये उसका मान लो अगर सोच है, ये गोल है, तो प्रोसेस अकॉर्डिंगली होगा। किसी को जस्ट पास करना है तो प्रोसेस अकॉर्डिंगली होगा। किसी को पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है तो प्रोसेस अकॉर्डिंगली होगा। सो प्रोसेसेस कहां से इंस्पायर हो रहे हैं भाई? विजन एंड मिशन से। तो हम कहते हैं प्रोसेस जो हम डिजाइन करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रोसेस डिजाइन करते हैं एज पर द विजन एंड मिशन। तो जरा सोचो, we have the vision and mission, we have the goals, and then we have the process. Process help us to achieve our goal, our vision and mission. ठीक है? तो अगर प्रोसेस डेफिशिएंट हुआ तो, अगर प्रोसेस में कोई कमी रह गई तो क्या हम अपने गोल और विजन एंड मिशन को अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो क्या हम सक्सेस कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज लार्जली डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोसेस? अगर प्रोसेस ही गलत है तो फेल कर जाएगा, अगर प्रोसेस सही है तो सक्सेस मिलना है। सो सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज लार्जली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट्स प्रोसेसेस। एंड दैट इज व्हाई से कि प्रोसेस इज अ की असेट ऑफ एनी एंटरप्राइज। जैसे कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन इज द की एसेट, लाइकवाइज प्रोसेस इज आल्सो अ की एसेट, because process will decide your productivity, process will decide your output, your income, your profit, your revenue, your entire performance of your organization will be determined by what? Process. और किसी कंपनी को अगर आप गौर से देखो ना, तो you will find that company is nothing but a process. That company is nothing but a set of processes, जहां बहुत सारे processes हैं जिन्हें हमने आपस में इंटरवाइन कर रखा है, और ये सारे processes मिलके उस कंपनी के गोल को, उसके विजन को और उसके मिशन को अचीव करने में क्या करता है? कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो वी सिंपली से हियर, बिजनेस प्रोसेसेस आर डिजाइन्ड एज पर विजन एंड मिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कैसे इसको डिजाइन किया जाएगा? एज पर द विजन एंड मिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। Processes are reflection of entire management thought process. As I told you, if you want to score the rank, accordingly process. So thought process क्या है top management का? बहुत हद तक उसका reflection आपको कहाँ दिखेगा? Process पे। Design of business process directly impact the company's success or failure. That company is going to get success or that company is going to fail. That largely depends on the design of the process. किस पे डिपेंड करता है? डिजाइन ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब जरा गौर करना, हमने कहा सर दिस इज द एंटरप्राइज, ठीक है? हमने कहा सर दिस इज द एंटरप्राइज, राइट? On the top of the enterprise we have the top management, and here we have something called as vision and mission, V/M. इसका मतलब हमें मान के चलना है ये क्या है? विजन एंड मिशन है। And then of course we have the goal. I'm not showing that here. And to achieve that vision, mission and goal, we design the process. हम किसे डिजाइन करते हैं? प्रोसेस को डिजाइन करते हैं।
फिर एक मुद्दा आता है हमारे सामने कि वेदर टू कंडक्ट दिस प्रोसेस मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. And we know that since it is a technical paper, of course, we are not going to talk about the manual thing. हम manual यहाँ हम बात करने नहीं जा रहे हैं. Certainly, we are going to talk about IT. So, to conduct these processes, we apply what? IT. Now, tell me one thing. If process is deficient, we won't be able to achieve our vision and mission. Yes or no? Yes. And if you are not able to achieve your vision and mission, then certainly you are going to what? Fail. So success or failure of any enterprise is largely determined by what? Process. And all processes are designed as per the vision and mission. Processes are designed as per the vision and mission, and process helps to achieve the vision and mission. This is what we are talking about. ठीक है, so ये basic आइडिया है प्रोसेस का. 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ प्रोसेस के बारे में. ठीक है, आपको पता है मजेदार बात, जो 4 पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसका अगर कॉन्सेप्चुअल आपके दिमाग में है कि यस सर दिस इज द कॉन्सेप्ट, समटाइम वी मिस इन एग्जामिनेशन. प्रोसेस के बारे में मैं लिख रहा हूँ, मेरे को 4 पॉइंट याद नहीं आया, मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, इट्स ओके. हमें स्पेशली कंसर्न कहाँ होना है, वेयर वी आर डीलिंग विद द प्रोसेस. अगर हम प्रोसेस में डील कर रहे हैं, मान लो कोई एक प्रोसेस पे आपको बताऊं, जैसे बीपीए इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस, उसमें 8 स्टेप है, तो आपको ये स्टेप स्किप नहीं कर सकते. अगर आप भूल गए ना तो मार्क्स जाएगा. लेकिन चूंकि ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है और यहाँ मैंने आपको 4 बुलेट पॉइंट बनाया है, इसमें से अगर एक बुलेट पॉइंट हम स्किप भी करते हैं ना एग्जामिनेशन में, दैट्स ओके. ये अंदर की बात है, ध्यान में रखना है. ठीक है, तो 4 चीजें हमारे पास. सबसे पहले इट्स एन एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज. सेकंड, इट इज डिजाइन्ड एज पर द विजन एंड मिशन. थर्ड, management thought process reflection can be seen on the process. And the fourth, success and failure of any enterprise largely depends on the business process. Now we have the business process management. अब जरा गौर करो, अगर किसी भी कंपनी का सक्सेस और फेलियर, जैसा हमने कहा कि सर किसी भी कंपनी का सक्सेस और फेलियर लार्जली डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, तो बालक मुझे एक बात बताओ कि फिर आप नहीं कंसर्न्ड होगे अपने प्रोसेस के लिए? आप नहीं चाहोगे कि आपका प्रोसेस बहुत अच्छा हो? चाहोगे या नहीं चाहोगे? क्यों चाहोगे? क्योंकि आप कह रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हो आप, हमारा कंपनी का जो सक्सेस और फेलियर है वही डिपेंड कर रहा है प्रोसेस पे. तो भाई हम तो चाहेंगे कि हमारा प्रोसेस अच्छा हो ताकि हमारी कंपनी को क्या मिले? सक्सेस मिले. इसमें सर कहीं कोई अब डिबेट का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है. सो जरा गौर करो, एन एक्टिविटी A1, activity 1, or set of activity, let's say A1, A2 and A3. An activity or set of activity which help us to accomplish some goal is called as what? Process. So this is my set of activities. ये क्या है? Set of activities है. और इन्हीं set of activities को हम क्या कह रहे हैं? इन set of activities को हम कह रहे हैं process. यही सीखा ना हमने. अब हमने कहा कि दिस प्रोसेस हेल्प अस टू अचीव सम गोल. ये प्रोसेस हमें क्या करता है? हमारे किसी तरह के गोल को हमें अचीव करने में हमारी मदद करता है. सो दिस प्रोसेस हेल्प अस टू अचीव सम गोल. इस क्रम में दिस प्रोसेस विल कंज्यूम सम इनपुट. ये प्रोसेस क्या करेगा? किसी तरह के इनपुट को कंज्यूम करेगा. दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट मे बी मटेरियल, इनपुट इन टर्म्स ऑफ मनी, इनपुट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इनपुट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड सो ऑन. सो इट विल कंज्यूम सम इनपुट and it will produce some output. ये किसको कंज्यूम करेगा? इनपुट को कंज्यूम करेगा और आउटपुट को कंज्यूम प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अब जरा सोचो, आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? बताओ मुझे, आउटपुट को कौन डिटरमाइन कर रहा है? तो आप कहोगे सर आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस. जैसा प्रोसेस वैसा आउटपुट. आउटपुट प्रोसेस को डिटरमाइन नहीं करेगा. सर जी ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मान लो एक्टिविटी को करने में हमारे को 2 रुपये का खर्च हुआ, एक्टिविटी 2 को करने में हमारे को 5 रुपये का खर्च हुआ, और एक्टिविटी 3 को करने में हमारे को 10 रुपये का खर्च हुआ, 10 रुपीज का. तो टोटल जो कॉस्ट है ये कितना जा रहा है बताओ? ₹17. सो कॉस्ट ऑफ द आउटपुट इज गोइंग टू बी 17 रुपीज. सो हम क्या कह रहे हैं कि सर ये जो 3 एक्टिविटीज का आपका जो कॉस्ट था, यही टोटल कॉस्ट मिलके आपका आउटपुट का कॉस्ट बन रहा है. तो अगर आप आउटपुट के कॉस्ट को कम करना चाहते हैं ना सर, आपको इधर काम करना होगा प्रोसेस पे. आप आउटपुट का कॉस्ट डायरेक्टली कम नहीं कर सकते. आपको किस पे काम करना होगा? प्रोसेस पे काम करना होगा, और आपको प्रोसेस के कॉस्ट को कम करना होगा. मान लो हमने इस पे एक कॉन्सेप्ट लगाया, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. और हमने क्या किया? कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश करी. समहाउ मान लो
somehow by applying something, let's say हमने इस पे क्या कर दिया, एक्टिविटी 3 को ऑटोमेट कर दिया, हमने ऑटोमेशन को अप्लाई कर दिया। तो जब हमने ऑटोमेशन को अप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्टिविटी 3 जो अब तक मैनुअली हो रहा था उसको हमने कंप्यूटर से करना शुरू कर दिया। जब हमने इसे कंप्यूटर को से करना शुरू कर दिया तो मेरा कॉस्ट रिड्यूस हुआ और ये 10 रुपये से कॉस्ट घट के कितने पे चला गया, मान लो 5 रुपये पे चला गया, 5 रुपये से कॉस्ट कम हो गया। तो अगर इस एक्टिविटी 3 का कॉस्ट 5 रुपये से कम हुआ तो मेरे को बताओ आउटपुट का कॉस्ट कितने से कम होगा, 5 रुपये से कम होगा। और आउटपुट का फाइनल कॉस्ट अब क्या हो रहा है, मेरा 12 रुपये हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आउटपुट के कॉस्ट को कम करना था तो मुझे कहाँ काम करना पड़ा, प्रोसेस पे काम करना पड़ा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस? आप कहते हैं प्रोसेस, आप कहते हैं सर गोल को आप कितना एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, आप मिनिमम इनपुट को मैक्सिमम आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारी चीजें आपके प्रोसेस पे डिपेंड करने वाली हैं। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट प्रोसेस इज की टू सक्सेस, प्रोसेस इज की टू सक्सेस। इफ प्रोसेस इज डेफिशिएंट सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड। और इसीलिए हमने कहा कि सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी एंटरप्राइज लार्जली डिपेंड्स ऑन व्हाट, प्रोसेस। दैट इज व्हाई we have to improve our process. That is why we have to make continuous effort. We have to make continuous effort to improve our process on continuous basis because there is competition. हमारा डोमेस्टिक कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है, नई नई कंपनीज आ रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, नई तरीके से आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो दिन ब दिन अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस रेस में हम पीछे तो नहीं छूट रहे, हमें कंटिन्यूअसली अपने प्रोसेस को क्या करते रहना होगा, इंप्रूव करते रहना होगा 24x7 बेसिस पे, 24x7x365, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के हमें अपने प्रोसेस को क्या करना होगा, इंप्रूव करते रहना होगा राउंड द क्लॉक। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सर्टेनली वी विल लूज आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड अगर हमने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज किया, वी वॉन्ट बी एबल टू अचीव नंबर 1 पोजीशन इन द मार्केट, वी वॉन्ट बी एबल टू गेट सक्सेस इन द मार्केट, वी वॉन्ट बी एबल टू अर्न लॉट ऑफ मनी। सो हमें क्या करना है, हमें हमारे प्रोसेस को कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव करना है। एंड फॉर दैट वी हैव अ कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली एक सेट है टूल्स एंड मेथड्स का। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली एक सेट है टूल्स एंड मेथड्स का जिन्हें हम अप्लाई करते हैं अपने प्रोसेस पे, ताकि हम अपने प्रोसेस को राउंड द क्लॉक 24/7 कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या कर सके, इंप्रूव कर सकें, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मेंटेन रखें, ताकि हम अपने यूनिक पोजीशन को मेंटेन रखें, अपना नंबर 1 पोजीशन हम क्या करके चल सके, मेंटेन करके चल सके, हमसे अच्छा प्रोसेस किसी और का ना हो। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज कि इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए प्रोसेसेस पे हम कई तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या अप्लाई किया था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हमने क्या अप्लाई किया, ऑटोमेशन को अप्लाई किया। लाइकवाइज वी अप्लाई ऑन दिस प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स लाइक BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। वी अप्लाई हियर समथिंग कॉल्ड एज 6 सिग्मा, क्वालिटी प्रोग्राम होता है 6 सिग्मा। हम 6 सिग्मा अप्लाई करते हैं ताकि हम प्रोसेस के क्वालिटी को बढ़ा सकें। सो वी अप्लाई लॉट ऑफ टूल्स एंड मेथड्स ऑन द प्रोसेस to improve process on continuous basis to maintain competitive advantage, and that is what the BPM is all about. तो हमने क्या कहा कि here so we have something called as BPM and that BPM is called as business process management. फिर से सुनना, what is business process management? तो हम कहते हैं सर tool set of tools and methods 24/7 काम करता है, हमेशा काम करता रहता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे हमारे प्रोसेस को इंप्रूव करता है। अब ध्यान देना, गौर से सुनो मेरी बात। हम BPM पे कब गए, जब हमने अपने प्रोसेस को डिजाइन कर लिया। ठीक है, क्या है इसका मतलब, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बच्चों ध्यान से सुनना आप, है ना, थोड़ा सा मैं ट्रिकी पार्ट पे ले जा रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, ट्रिकी पार्ट पे जाने से पहले BPM को एक नजर देख लेते हैं ताकि आसानी हो आपको। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, कीवर्ड्स को क्या करते चलना है, स्टेडिक लगाते हुए चलना है आपके बुक पे ही, और जो नोटिंग कर रहे हैं वो कहां लिखते चलना है, क्लास नोट्स में। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू इंप्रूव बिजनेस प्रोसेसेस। तो इसका एजेंडा ही है बिजनेस प्रोसेस को क्या करना, इंप्रूव करना।
ऑल पैरामीटर्स, सिक्स सिग्मा लगाया, यानी कि आप क्वालिटी भी बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, आप प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, री इंजीनियर करना चाहते हैं, स्पीड अप करना चाहते हैं, कॉस्ट कम करना चाहते हैं, प्रोसेस का परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक चीज गौर करो, आप ऑल पैरामीटर में इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। BPM helps achieving 3 E's. And what is the 3 E's? That is efficiency, effectiveness, and economy. Efficiency, effectiveness, and economy. And हम क्या बोलेंगे? It helps to improve business process in, बताओ कैसे पैरामीटर्स में? ऑल पैरामीटर्स। कैसे पैरामीटर्स में? ऑल पैरामीटर्स, कॉस्ट भी, स्पीड भी, क्वालिटी भी। कैसे काम करता है ये? तो हमने कहा सर 24x7x365 राउंड द क्लॉक। मतलब किस तरह का इंप्रूवमेंट? एक बार या लगातार? तो हम कहते हैं सर एक बार नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं इन बीपीएम ऑल्सो। किस तरह की इंप्रूवमेंट की? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्या करके रखें? मेंटेन करके रखें। सो दिस इज योर बीपीएम। वी हैव द बिजनेस प्रोसेस, देन वी हैव द बीपीएम। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या लगाया? बीपीएम लगाया। तो ये दो चीजें हैं, बिजनेस प्रोसेस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इस तरह से हमने देखा इस बात को कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। आई होप दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम चलेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस पे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात को ध्यान से समझो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान से समझो, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे कॉन्सेप्ट के साथ। जरा एज्यूम करो, मान लो कि यू आर सम काइंड ऑफ कंपनी, ठीक है, यू आर सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, right? And in your organization, you are doing, let's say you are producing some kind of product and selling it into the market, ठीक है? So आपका प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करते हैं और जहां से आपका इनकम जनरेट होता है, राइट? तो आप इसे क्या करते हैं? मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है जिसे आप मार्केट में सेल करते हैं, जहां से आपका क्या होता है? इनकम जनरेट होता है। As an organization, you have some vision, ठीक है? और that may be some vision, जैसे आप कहते हैं कि to become biggest company in the world, ठीक है? या in India, आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। तो आपने इस विजन के साथ कि आप इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, कंपनी को स्टैब्लिश किया। आपके पास किसी तरह का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, राइट? सो यू हैव योर विजन। आपका क्या है? अपना विजन है। एंड ऑफ कोर्स टू अचीव द विजन वी ऑल्सो फ्रेम मिशंस, एंड विजन एंड मिशन इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू गोल्स। उसको गोल में तोड़ा जाता है, क्योंकि विजन जो होता है वो एंड्यूरिंग होता है, तो उसको हम गोल में तोड़ देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल में हम उसे ब्रेक करते हैं, ताकि उसे हम टाइम फ्रेम में ला सकें और जिसे अचीव करते हैं। और चूंकि विजन एंड मिशन से ही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं, तो जब आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली विजन आपका अचीव होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर विजन। आपके पास क्या है? आपका विजन है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस विजन को अचीव करने में, इन विजन से जो हमारा गोल डिडक्ट होगा, जो गोल डिड्यूस होगा, उसको अचीव करने के लिए वी हैव टू डिजाइन आवर प्रोसेसेस। हमें क्या करना है? हमें हमारे प्रोसेसेस को डिजाइन करना है। वी हैव टू डिजाइन आवर प्रोसेसेस। और जब हमने इस प्रोसेसेस को डिजाइन करना की बात करी, तो हमने कहा कि हमें ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस चाहिए, हमें हाई परफॉर्मिंग प्रोसेस चाहिए। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? स्क्रैच से प्रोसेस को डिजाइन कर सकते हैं। स्क्रैच से मतलब होता है बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। तो हमने जीरो से अपने प्रोसेस को डिजाइन करने की बात करी, तो इसे हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। इसे क्या कहते हैं हम? सिंपली बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। अब सवाल यहां है कि जब हम बिजनेस प्रोसेस डिजाइन की बात करते हैं,
एंड सर्टेनली जो मेरा बिजनेस प्रोसेस डिजाइन होगा, वो डिजाइन इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि हमारा विजन एंड मिशन क्या है, किस तरह की कंपनी है, हम किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हम किस तरह की कंपनी है, किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा मेरे बिजनेस प्रोसेस का डिजाइन। सो विजन एंड मिशन से पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा हमारे बिजनेस प्रोसेस का डिजाइन। सो वी हैव द बिजनेस प्रोसेस डिजाइन, राइट। तो अब हम कहते हैं कि बिजनेस प्रोसेस डिजाइन में जब हम बिजनेस प्रोसेसेस को डिजाइन करना शुरू करते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोसेसेस थे, फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, एचआर मैनेज करते हैं, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम सेल्स करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम परचेज करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम प्लानिंग करते हैं। इस तरह से हमारे पास कई तरह के काम होते हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, कई तरह के प्रोसेसेस हैं, कई तरह के फंक्शंस हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारे फंक्शंस हैं, एचआर मैनेजमेंट है, सेल्स है, परचेज है, प्लानिंग है, इसका डिजाइन करना है हमें, इसी को हम बिजनेस प्रोसेस डिजाइन कह रहे हैं। तो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन में हम क्या कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन के तहत हम प्रोसेस को 3 टाइप में बांटते हैं। 3 तरह के प्रोसेसेस को हम यहां आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये 3 तरह के प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करने का पर्पस होता है ताकि हम प्रोसेस को प्रॉपर्ली अच्छी तरह से डिजाइन कर सकें, ठीक है। अब 3 तरह का ये जो प्रोसेस, 3 तरह का जो आप डिजाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये किसके हिसाब से भाई, बिजनेस प्रोसेस को डिजाइन करने के क्रम में। और वो बिजनेस प्रोसेस किसके हिसाब से डिजाइन हो रहा है, तो विजन एंड मिशन के हिसाब से डिजाइन हो रहा है। तो गाइडिंग फैक्टर कौन हुआ, तो आप कहते हैं सर गाइडिंग फैक्टर हुआ विजन एंड मिशन, क्योंकि विजन एंड मिशन के आधार पर ही हम अपने बिजनेस प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं। और जब हम अपने बिजनेस प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं, तो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन के तहत हमने कहा कि प्रोसेस 3 तरह का होगा। प्रोसेस कितने तरह का होगा, 3 तरह का होगा। तो यहां considering vision and mission as the guiding factor, we design our business process, that is the business process design, under which processes are classified into 3 types, ठीक है। सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास, पहला जब मैं कह रहा हूं तो इसको किसी सीक्वेंस में नहीं रखना है। हमारे पास टाइप होता है, एक होता है मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस, हमारे पास होता है मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस, हमारे पास होता है सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस, सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस, और तीसरा टाइप होता है हमारे पास ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस, ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस। तो जरा गौर करो, एट द टॉप एज अ गाइडिंग फैक्टर यू हैव योर विजन एंड मिशन, एंड based on vision and mission you design your process, and while business process design we classify business process into 3 categories. One is the operational process, one is the supporting process, and third one is the management process. तो 3 टाइप में हमने प्रोसेस को क्या किया, क्लासिफाई किया फॉर बिजनेस प्रोसेस डिजाइन अंडर द गाइडेंस ऑफ विजन एंड मिशन। अब जरा गौर करो, इस तरह से हमारे पास क्या हो गए, 3 प्रोसेसेस हमारे पास यहां, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास यहां बन गए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द विजन एंड मिशन, then we have the management business process, then we have the supporting business process, and then we have the operational business process. इसी को हम कहते हैं कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्या है, तो आप बोलोगे 3 कैटेगरीज होते हैं बिजनेस प्रोसेस के, ऑपरेशनल, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ऑपरेशनल, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट है ये कहां से गाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे की गाइडिंग फैक्टर जो है वो है हमारा विजन एंड मिशन, क्योंकि विजन एंड मिशन को अचीव करने के लिए ऑपरेशनल, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज को परफॉर्म करना होगा। विजन एंड मिशन को अचीव करने के लिए ऑपरेशनल, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज को परफॉर्म करना होगा, एंड दैट इज व्हाई अंडर बिजनेस प्रोसेस डिजाइन वी क्लासिफाई प्रोसेस इनटू 3 कैटेगरीज, ऑपरेशनल, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई विच प्रोसेस इज ऑपरेशनल, विच इज सपोर्टिंग एंड विच इज मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद की प्रक्रिया जो होती है उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, कितने कैटेगरीज प्रोसेस के, 3 कैटेगरीज, और कहां गाइडिंग फैक्टर क्या है, विजन एंड मिशन। 3 तरह के सर्विसेज हमें प्रोवाइड करने होते हैं, तो 3 तरह के हमने कैटेगरीज बनाया। किसके आधार पे बनता है भाई, तो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन के आधार पे बनता है। इसे हम कहां से बना रहे हैं, स्क्रैच से बना रहे हैं, जीरो से बना रहे हैं, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइज प्रोसेस चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो हमें बहुत तरीके से बिना किसी डेफिशिएंसी के, बिना किसी गलती के प्रोसेस को क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। अब जरा गौर करो,
अगर सवाल आता है कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आउट ऑफ दीज 4 प्रोसेसेस, 4 को हमने एग्जांपल में लिया था, एचआर को, सेल्स को, परचेज को, प्लानिंग को, आउट ऑफ दीज 4 प्रोसेसेस हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रोसेस किस कैटेगरी में जाएगा और किस कैटेगरी का क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। लेट्स से देयर इज अ कंपनी, ठीक है, हमारे एग्जांपल में हमने कहा कि टू बिकम बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया, दैट इज योर विजन। तो अगर ये आपका विजन है तो ये सबसे टॉप पे चला गया, टू बिकम बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया। अब अगर आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं तो टॉप मैनेजमेंट विल हैव टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट। हाउ? हमने बोल तो दिया वी वांट टू बिकम द बिगेस्ट कंपनी, बट हाउ, कैसे? फॉर दैट पर्पस दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग। क्यों करना होगा उन्हें प्लानिंग? बिकॉज दे विल हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रेटेजी। अगर बिगेस्ट कंपनी बनना है तो हो सकता है हमें नए मार्केट में जाना पड़े। दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें कोलकाता जाना पड़े, वी हैव टू वेंचर इनटू न्यू मार्केट। अगर हो सकता है बिगेस्ट कंपनी बनना चाह रहे तो हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़े, नए बिजनेस में एंटर करना पड़े। सो लॉट ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू डू। You may have to produce a new product, you may have to enter into new market, likewise you will have to do diversification and some kind of strategy you will have to plan. So you will have to do planning. So जैसे ही आपने प्लानिंग करना शुरू किया, so that is the part of management business process. तो हम कहते हैं अगर मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस की बात करें तो हमने कहा कि we want to become the biggest company in India, तो हम नीचे आए और हमने मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस में प्लानिंग करना शुरू किया, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना शुरू किया, that how it can be done. ठीक है, अब जरा सोचो, हमने मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस में ये डिसाइड किया कि yes we have to enter into new market. ठीक है, ये डिसीजन ले लिया। अब अगर हम नए मार्केट में जाना चाहते हैं तो हमें वहां ऑफिसेज एस्टैब्लिश करना होगा, हमें वहां एम्प्लॉइज रखने होंगे, हमें सेल्स वाला चाहिए, अकाउंट्स वाला चाहिए, एचआर वाला चाहिए। ये कैसे होगा? तो अब इसके लिए वी कम डाउन टू द नेक्स्ट लेवल एंड दैट इज अ सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस। अब सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस में हम लेके आते हैं किसे? एचआर मैनेजमेंट को। एचआर मैनेजमेंट के तहत अब हम क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर हम नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो वी नीड ह्यूमन रिसोर्स। हमें नया, हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बदलेगा, जाहिर सी बात है, हमारे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को बदलना होगा, हमें एम्प्लॉइज चाहिए। ये सारा काम कैसे होगा, एचआर एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कहां? सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस पे। वंस वी आर डन विद दैट, तो अब हमें ग्राउंड वर्क करना होगा। एंड व्हाट इज द ग्राउंड वर्क? ग्राउंड वर्क इज वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट। बिगेस्ट कंपनी बनना है ना, तो अब हमें अपना प्रोडक्ट बेचना होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द सेल्स। नाउ सेल्स का मतलब है डायरेक्ट इनकम जनरेट करना, सेल्स का मतलब है इनकम जनरेट करना। अब हम मार्केट में जा रहे हैं, वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट एंड दैट इज योर ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस। सो ग्राउंड वर्क जो है वो ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस में है। ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस कैसे होगा? इसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस होता है, और ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस और सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस ठीक तरह से काम करे, इसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस होता है। सो मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस का काम है इसके नीचे के दोनों प्रोसेसेस को ओवरसी करना। क्या करना? ओवरसी करना। और जाहिर सी बात है तीनों आपस में इंटर रिलेटेड तो हैं। तो अगर आप देखो तो आप कहते हैं सर ये जो मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस है ये दोनों को ओवरसी करता है, ऑपरेशनल को भी और सपोर्टिंग को भी। सपोर्टिंग का काम है क्या करना? सपोर्ट करना। किसको? ऑपरेशनल को। और जो रियल ग्राउंड वर्क होता है वो कहां होता है? ऑपरेशनल में होता है। तो बताओ, एचआर किसका एग्जांपल हो गया जी? सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस का। सेल्स किसका एग्जांपल हो गया? ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस का। परचेज किसका एग्जांपल हुआ? ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस का। और प्लानिंग किसका एग्जांपल हुआ? मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस का। यही आपका तो कैटेगरी होता है बिजनेस प्रोसेस का। मैं और भी आपको बताऊंगा तरीका, फिलहाल हम आते हैं कैटेगराइजेशन या कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। देखना पहला पॉइंट, द की गाइडिंग फैक्टर फॉर एनी बिजनेस प्रोसेस शैल बी टॉप मैनेजमेंट्स विजन एंड मिशन। बताओ क्या है की गाइडिंग फैक्टर? किसी भी बिजनेस प्रोसेस के लिए की गाइडिंग फैक्टर क्या होता है? विजन एंड मिशन होता है। विजन एंड मिशन, विजन एंड मिशन shall be achieved by implementing operational support and management services. Vision and mission shall be achieved by implementing operational support and management services. Vision and mission
shall be achieved by implementing operational support and management services, hence or referred as कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस की कैटेगरीज कहते हैं। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। हमने कहा विजन मिशन को अचीव करना है तो वी हैव टू डिजाइन आवर प्रोसेस। टू डिजाइन आवर प्रोसेस इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, वन इज ऑपरेशनल, वन इज सपोर्ट, वन इज मैनेजमेंट। ठीक है, सो हमारे पास 3 कैटेगरी के प्रोसेस हो गए डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एंड द नेचर ऑफ वर्क। Business processes are broken up into different categories. यही हमने क्या कहा, sir, here basically we are designing our business process called as business process design, under which we classify process into how many types? 3 types. कौन कौन सा? Operational, supporting and management. इसे हम ध्यान में रखने के लिए क्या बोलेंगे, process is awesome. Process is awesome. O for ऑपरेशनल, S फॉर सपोर्टिंग, M फॉर मैनेजमेंट। और प्रोसेस को कौन गाइड करता है, गाइडिंग फैक्टर क्या है, विजन एंड मिशन, राइट। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। लेट्स टॉक अबाउट दीज प्रोसेसेस नाउ। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, देखो कितना आसान है। हाउ मेनी प्रोसेसेस बालक, हाउ मेनी प्रोसेसेस? 3 processes. How many processes? 3 processes. Come to next page. Noting कर रहे हो properly? Yes. Noting करना है, लिखोगे ना आप साथ साथ मेरे साथ साथ। तो अगर रेगुलर क्लास होता तो आप उसमें बहुत अच्छे से नोटिंग करते, और ये जो आप बुक पे आपको आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट, ये कंटेंट आप खुद से लिख रहे होते। ये चूंकि फास्ट ट्रैक है तो हम लिखने का टाइम बचा रहे हैं, और इसीलिए फास्ट ट्रैक कहते हैं इसको। आज ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज द ऑपरेशनल प्रोसेस, सेकंड इज द सपोर्टिंग प्रोसेस, थर्ड इज द मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल प्रोसेस से। एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनो। प्रोडक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस, इन 3 से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है सब ऑपरेशनल है। कितना सिंपल है। क्या क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। क्या है मतलब इसका, जब आप ऑपरेशनल प्रोसेस की बात करते हैं, यू हैव टू सिट टाइट एंड थिंक कि एज अ कंपनी हाउ कैन आई जनरेट इनकम। कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा पैसा? तो हाउ कैन आई जनरेट इनकम, इसका जवाब जो है ना बालक, वही ऑपरेशनल प्रोसेस है। तो आप कहते हैं सर सेल सेल सेल। अगर आप इफ यू वांट इनकम यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, एंड टू सेल योर प्रोडक्ट सर यू विल हैव टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट सर यू विल हैव टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल। सो there is a value chain, there is a value chain through which we deliver value to the customer, and that value chain starts from the activity. The first activity is we get raw material from the supplier, we bring that raw material into our organization. In our organization we convert that raw material into finished goods, and that finished good is sold to some dealer distributor, and from dealer distributor that product ultimately goes to customer. So from supplier to customer you do lot of activities, and those set of activities are directly responsible to deliver value to the customer. और ये जितने भी एक्टिविटीज है ना जो डायरेक्ट वैल्यू डिलीवर करते हुए आपको कस्टमर को दिखाई दे रहे हैं, दोज ऑल एक्टिविटीज, ऑल प्रोसेसेस फॉल इन कैटेगरी ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेस. So how to generate income? The answer is operational process. So procurement of raw material, operational process. Production, operational process. Marketing of product, operational process. Sales activities, operational. Then we provide customer service. Even after sales service is what? Operational. Because these are those activities which deliver value to the customer directly. तो वो processes जो responsible हो
इनकम जनरेट करने में, वो प्रोसेसेस जो कंसर्न्ड हो कस्टमर को डायरेक्टली वैल्यू डिलीवर करने से, वो प्रोसेसेस जो कंसर्न्ड हो प्रोडक्शन से, मार्केटिंग एंड सेल्स से और कस्टमर सर्विस से, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस। अब चूंकि यही वो प्रोसेस हैं जो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें प्राइमरी भी कहा जाता है। इन्हें प्राइमरी प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वही प्रोसेस हैं जो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर रहे होते हैं। ठीक है, आई विल शो यू। पहले आप इसको जरा गौर से देख लो। ऑपरेशनल प्रोसेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी प्रोसेसेस। पॉइंट नंबर 1, ऑपरेशनल और प्राइमरी प्रोसेसेस deal with the core business and value chain. What I told you, value chain from supplier to customer, and that is the core business. Because core business हम क्यों कह रहे हैं? Because आप बोलोगे सर, because these are the business which is generating what? Income. यही तो वो प्रोसेस है जो इनकम जनरेट कर रहा है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ कोर बिजनेस। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, सर्विस, यही तो है कोर बिजनेस। एंड ऑफ कोर्स इट इज कंसर्न्ड विद व्हाट? Value chain. These processes deliver value to the customer by helping producing product or service. So इसका मतलब है सर, operational processes are going to help us to deliver value to the customer directly by producing and delivering and providing services to whom? Customers. Operational processes represent essential business activities that accomplish business objective. तो वो essential activities operational processes में हम include करते हैं जो हमारे business objective को achieve करने में हमारी मदद करते हैं। तो think about it. This is your operational process. हमने कहा कि operational process में हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या क्या कीवर्ड है हमारे? सबसे पहले कि ऑपरेशनल प्रोसेस जो है ये क्या करता है? वैल्यू डिलीवरी की बात करता है। किसको जी? कस्टमर को। ऑपरेशनल प्रोसेस जो है ये हमें डायरेक्टली हमारे लिए क्या करता है? डायरेक्ट इनकम जनरेशन की बात करता है। ठीक है, हम यहां से क्या कर पाते हैं? इनकम जनरेट कर पाते हैं। और ऑफ कोर्स ये हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसे अचीव करने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज इट इज टू जनरेट रेवेन्यू. So generating revenue is the objective. To achieve this objective, we have a process called as order to cash cycle. Order to cash cycle is a sales process जिसके तहत हम गुड्स को बेचते हैं और कस्टमर से पैसा लेके आते हैं। तो इससे हमारा क्या हो रहा है? रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। So those processes which deliver value directly to customer, or processes which are concerned with the value chain, those processes which are concerned with production of the product, those processes which help us to accomplish objective, which help us to generate income, or which are concerned with the customer service, the marketing and sales, are ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेसेस। और यही वो प्रोसेस है जो एक्चुअली एग्जीक्यूट होते हैं ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड वर्क है ये, जहां से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं, अपने इनकम को जनरेट कर पाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रोक्योरमेंट। ये परचेज साइकिल है, इसको P2P कहते हैं, परचेज टू पे साइकिल। तो जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो परचेज साइकिल में जाएगा। The first one is operational. बताओ क्या क्या बोलोगे? Operational processes are concerned with value chain and core business. Operational processes provide value to customer directly. Operational processes generate income. Operational processes help us to accomplish our objectives. है ना? और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो तीन चीजें मैंने आपको बताया। सबसे पहले वो प्रोसेसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो प्रोसेसेस जो मार्केटिंग सेल से रिलेटेड है, वो प्रोसेसेस जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है। ये सब के सब किस कैटेगरी में जाएंगे? ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस के कैटेगरी में जाएंगे। यहां तो थियरी पढ़ा, प्रैक्टिकली क्या करेंगे? बिजनेस प्रोसेस डिजाइन करते वक्त तो हम बोलेंगे सर हम अपने ऑपरेशनल प्रोसेसेस को डिजाइन करेंगे। P2P है तो डिजाइन करेंगे कि कैसे होगा, O2C है तो डिजाइन करेंगे कि कैसे होगा। तो हमें नहीं करना क्या सर? शांति बालक शांति, हमें करना है, आगे करना है ना? अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। The second type is the supporting process. नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है। खोपड़ी लगाना होगा। इंसान के पास दो दिमाग होता है, एक होता है गले के ऊपर, इसको खोपड़ी कहते हैं, और एक होता है घुटने में।
घुटने वाला दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर देगा बालक, दिमाग इस वाले दिमाग का इस्तेमाल करने का, घुटने वाला दिमाग का इस्तेमाल दूसरों के लिए छोड़ दो, मेरे बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। सपोर्टिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, एज द नेम इंडिकेट्स, इट सपोर्ट्स द ऑपरेशनल प्रोसेस, इट बैक्स द ऑपरेशनल प्रोसेस। ये ऑपरेशनल को सपोर्ट करता है, ये ऑपरेशनल को बैक करता है। तो क्या ये डायरेक्ट वैल्यू डिलीवर करेगा? नहीं। क्या ये डायरेक्ट इनकम जनरेट करेगा? नहीं। मदद करेगा? हां। अगर हम ऑपरेशनल प्रोसेस करना चाहते हैं तो ऑपरेशनल प्रोसेस को करने के लिए हमारे को सपोर्टिंग प्रोसेस चाहिए। अगर हम सेल करना चाहते हैं तो सेल्समैन को सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी देने के लिए हमें पेरोल डिपार्टमेंट चाहिए। तो पेरोल का जो काम होगा सर वो ऑपरेशनल नहीं है। पेरोल डिपार्टमेंट का काम डायरेक्ट वैल्यू डिलीवर नहीं करेगा कस्टमर को। पेरोल डिपार्टमेंट का जो काम है सर वो सपोर्टिंग है। सेल्समैन का जो काम है सर वो ऑपरेशनल है। लेकिन अगर पेरोल डिपार्टमेंट इस ऑपरेशनल को सपोर्ट नहीं करेगा सर जी आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सपोर्टिंग प्रोसेस बेसिकली क्या करता है? प्राइमरी प्रोसेस को बैक करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोसेसेस। इसीलिए इसको सेकेंडरी प्रोसेस कहा गया। सो हम सबसे पहले देखते हैं सपोर्टिंग प्रोसेसेस और सेकेंडरी प्रोसेसेस। तो मुझे बताओ, अभी तक आप जितना जानते हैं उसके आधार पे आप मुझे बहुत कुछ बता सकते हैं। मुझे बताइए, क्या सपोर्टिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट इनकम जनरेट करने में मदद करेगा? यस और नो? योर आंसर इज नो, नहीं करेगा। क्या ये हमारे कस्टमर को डायरेक्ट वैल्यू डिलीवर करेगा? बताओ यस या नो। आप बोलोगे सर नो। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को इंपैक्ट करेगा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जल्दीबाजी नहीं। हम कहते हैं सर अगर वैल्यू डिलीवरी कर रहा था ऑपरेशनल, तो ऑपरेशनल को वैल्यू डिलीवरी में सपोर्ट कर रहा है सपोर्टिंग। आपने कहा सेल्समैन, सेल्समैन के लिए पेरोल डिपार्टमेंट की आपने बात करी, आपने सेल्समैन के लिए एचआर डिपार्टमेंट की बात करी। सेल्समैन को हायर करने की किसकी जिम्मेदारी है सर? एचआर डिपार्टमेंट की। अगर एचआर डिपार्टमेंट ने गलत सेल्समैन हायर कर लिया तो आपका ऑपरेशनल प्रोसेस का तो ऐसे ही बंटाधार हो जाएगा, नीलबट्टे सन्नाटा। होगा या नहीं होगा? हम कहते हैं सर एक बात तो पक्का है कि सपोर्टिंग प्रोसेस वैल्यू डिलीवर नहीं करेगा डायरेक्टली। सपोर्टिंग प्रोसेस सपोर्ट करेगा इसमें वैल्यू क्रिएशन में, ऑफ कोर्स, लेकिन डायरेक्ट डिलीवरी नहीं करता। सपोर्टिंग प्रोसेस आपका डायरेक्ट इनकम जनरेट नहीं करेगा, लेकिन सपोर्टिंग प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को 100% असर करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां से कुछ गलतियां होती हैं तो उसका इंपैक्ट आपको हर एक जगह दिखाई देगा। तो हम कहते हैं यस, ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंपैक्ट करेगा। 3 पॉइंट को दिमाग में रखना है, टॉपिक खत्म। व्हाट वी आर सेइंग हियर, सपोर्टिंग प्रोसेसेस back core process, and what are our core process? Those are nothing but the primary. One key differentiation between operational and supporting, दोनों में क्या फर्क है? Is that support process do not provide value to customer directly. जैसा अभी हम कह रहे थे, ये डायरेक्ट वैल्यू डिलीवर नहीं करता, जबकि ऑपरेशनल करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। However, it should be noted that hiring the right people for the right job, hiring the right people for the right job has direct impact on the efficiency of the enterprise. This is what we have to keep in mind. Supporting direct value जरूर deliver नहीं करता, लेकिन इसका efficiency पे direct impact दिखाई देगा। Example is accounting, human resource management, workplace safety, etc. These are all what? Supporting processes. अब जरा सोचो, मैंने सेल किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है। ऑपरेशनल सपोर्टिंग क्लियर है, मैंने सेल किया, गुड्स बेचा, सामान को पैक कराया, कस्टमर को भेजा, कस्टमर ने उस सामान के अगेंस्ट पेमेंट किया, कस्टमर ने पेमेंट लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने, अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। Now that amount or that transaction has to be entered into general ledger. By whom? By the accounts department. हम कहते हैं सर सेल तो ऑपरेशनल था, और जब ऑपरेशनल प्रोसेस कर रहे थे तो बीच में अकाउंट घुस रहा है कि भाई पैसा का हिसाब दो।
अब पैसा का हिसाब दोगे तब तो फाइनली बैलेंस शीट में दिखाई देगा भाई, है कि नहीं? अभी पैसा का हिसाब दो मेरे को, एंट्री करनी है मुझे. सो अकाउंट इज एंटरिंग इनटू योर प्रोसेस. तो एट सम पॉइंट the process of selling the product and process of maintaining the account has to be connected. Each of the process need to be connected. Yes, sales and the accounts have to be connected. So intertwining is essential. So हम क्या करेंगे, अभी हम ऑपरेशनल एंड सपोर्टिंग पढ़ा, हम मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बालक इतने से ही काम नहीं चलता. बिजनेस प्रोसेस डिजाइन में हमने प्रोसेस को 3 कैटेगरी में बांटा, बट अगले स्टेप में हमें इन्हें इंटरवाइन करना होगा एंड दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स टास्क. वो ज्यादा मुश्किल काम है, अभी मैं बताऊंगा वो कैसे होगा. क्या हमारे सिलेबस में है? सब कुछ है. कभी सुना नहीं था ऐसा, अब सुनोगे? सुन रहे हो ना? मुझे ध्यान से सुनते जाओ बस. बहुत मजेदार सिलेबस है ना? आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा. ये जो एग्जांपल है ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसका थोड़ा सा एलाबोरेशन है. मैं कहूंगा बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, रटने की जरूरत नहीं है. इतनी बार एचआर पढ़ना है ना या इसमें, वैसे ही सारे फंक्शन याद हो जाएंगे. द मेन एचआर प्रोसेस एरियाज आर ग्रुप्ड इनटू लॉजिकल फंक्शंस एरियाज एंड एज फॉलोज. रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग, लोगों का जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, गोल सेटिंग, ट्रेनिंग देता है एचआर, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एचआर प्रोवाइड करता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एचआर करता है, करियर डेवलपमेंट एचआर करता है, लीडरशिप डेवलपमेंट एचआर करता है एंड सो ऑन. यही बात खत्म हो रही क्या? नहीं, बहुत सारे काम है जो एचआर करता है. सर आप इसको इतना एम्फेसाइज क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एचआर को मैं आगे बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में. तो जब मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये सारे फंक्शन में एक्सप्लेन करूंगा, तो फटाफट आप कनेक्ट कर लोगे. और एक ही जगह पढ़ना है हमें भाई. 4 जगह अगर अपियर हो रहा है ना कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो हम 4 जगह थोड़ी पढ़ते हैं, एक जगह पढ़ेंगे 4 जगह अप्लाई कर देंगे, है ना? सिंपल है. आते हैं थर्ड. The third type of process we have is the management business process. बताओ, how many categories of process? 3 categories of process. First category is operational, second category is supporting, third category is management. सब individually रहेगा क्या? नहीं सर, यही तो मजा है. सबको बाद में जाके क्या करना है? इंटरवाइन करना है. ऐसा नहीं है कि ऑपरेशनल, सपोर्टिंग, मैनेजमेंट इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. हमें सबको इंटरवाइन करना होगा और करना ही होगा. तब तो हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे एज अ सेट ऑफ प्रोसेस, सिंगल यूनिफाइड कंपनी. तब तो हमारी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, राइट? सो मैनेजमेंट प्रोसेस देखो, हाउ टू जनरेट इनकम is the operational, how to support operational is the supporting, and how these 2 processes are working, how to measure it, how to monitor it, how to control it, how to oversee it is management. मैनेजमेंट का काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसेसेस, सिस्टम, प्रोसीजर्स को मॉनिटर करना, मेजर करना, कंट्रोल करना, ओवरसी करना. ये काम है किसका? मैनेजमेंट का. तो बताओ, प्लानिंग किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का. इंटरनल कम्युनिकेशन किसका पार्ट होगा, किसका एग्जांपल होगा? मैनेजमेंट का. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन किसका एग्जांपल होगा? मैनेजमेंट का. बजटिंग किसका एग्जांपल होगा? मैनेजमेंट का. तो वो सारे प्रोसेसेस जिन प्रोसेस के तहत आप ओवरसी करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेजरियल प्रोसेस जितने भी हैं वो सब किस कैटेगरी में जाएंगे? मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस के कैटेगरी में जाएंगे. तो मुझे बताओ, क्या आपको क्या लगता है, क्या आपका मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट इनकम जनरेट करेगा? जवाब इज नो. क्या ये कस्टमर्स को डायरेक्ट वैल्यू डिलीवर करेगा? जवाब इज नो. क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को इंपैक्ट करेगा? जवाब इज यस, करेगा. है ना? 3 की पॉइंट याद रखना है, तीनों प्रोसेस खत्म. सो मैनेजमेंट प्रोसेसेस मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स. बड़ा सिंपल तरीके से दिमाग में रखना भाई, ऑपरेशनल एंड सपोर्ट को मेजर, मॉनिटर, कंट्रोल करना, ओवरसी करना. हमारे बिजनेस के जो प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको मेजर, मॉनिटर, कंट्रोल करना, ओवरसी करना, ये काम है किसका? मैनेजमेंट प्रोसेस का. लाइक सपोर्टिंग प्रोसेस कंपेयर कर रहे हैं हम, सपोर्टिंग प्रोसेस की तरह मैनेजमेंट प्रोसेसेस डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू डायरेक्टली टू द कस्टमर. ये कस्टमर को डायरेक्ट वैल्यू डिलीवर नहीं करता. लाइक सपोर्टिंग, अनलाइक ऑपरेशनल.
ऑपरेशनल करता था लेकिन सपोर्टिंग नहीं करता और ना ही मैनेजमेंट करता है. However, it has direct impact on the efficiency of the enterprise. यो तो होगा जी, है ना. एग्जाम्पल, इंटरनल कम्युनिकेशन, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बजटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी मैनेजमेंट एक्सेट्रा. यू नो दैट दीज आर मैनेजरियल प्रोसेस, है ना. सो दिस इज योर थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोसेस. अच्छा, थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोसेस में वी हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग एंड दैट थिंग इज कि बजटिंग जो है ना बालक, बजटिंग का स्टेप्स आपको दिया गया है देखने के लिए, देख लेने का है बस. इन एन एंटरप्राइज, budgeting needs to be driven by the vision and the strategic plan of the enterprise. जाहिर सी बात है, जो बजटिंग होता है विजन और स्ट्रेटेजिक प्लान से ड्रिवन होता है. Having a formal and a structured budgeting process is the foundation of good business management, growth and development. So if your budgeting process is right, of course it will help or boost your organization several ways. जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, देयर आई टीच यू अबाउट द बजटिंग एंड देयर आई टीच यू अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग. क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बजटिंग में, क्या क्या फायदे हैं इसके, इन सब के बारे में हम ऐसे में बात करते हैं. यहां हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि जो बजटिंग का प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो गाइड होता है किससे, विजन से और कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लान से, राइट. और इसके स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है. नंबर 1 इज द विजन, 2 स्ट्रेटेजिक प्लान, थर्ड बिजनेस गोल, रेवेन्यू प्रोजेक्शन, कॉस्ट प्रोजेक्शन, प्रॉफिट प्रोजेक्शन, बोर्ड अप्रूवल एंड द बजट रिव्यू. सर एक्सप्लेन नहीं करोगे? नहीं, नॉट नेसेसरी, है ना. क्या एग्जाम में नहीं पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा. स्टेप्स जरूर याद रखना है. एमसीक्यूज में स्टेप्स आ सकते हैं या लिस्ट करने के लिए स्टेप आ सकता है आपको छोटा सा क्वेश्चन में, कम मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो आपको स्टेप्स को जरूर ध्यान में रखना है. बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में नहीं बोलेगा ना, मैं अभी करूंगा. जैसा मैंने बताया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैं जरूर इसके बारे में बात कर रहा हूं, वहां आप इसे डिटेल में समझोगे, यहां हमारा स्कोप नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस प्रोसेस. अब आते हैं बालक मुद्दे पे, ठीक है. जरा ध्यान देना सब. देखो, हमने कहा कि सर हमें हमारे कंपनी के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है. हमें इनकम को बढ़ाना है और हमें यूनिकनेस गेन करना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है एंड सो ऑन. इसके लिए हमें हमारे विजन को अचीव करना है, मिशन को अचीव करना है. इसके लिए हमने प्रोसेस को डिजाइन किया. प्रोसेस को जब हम डिजाइन कर रहे थे तो हमने उसको 3 पार्ट में बांटा, ऑपरेशनल, सपोर्ट एंड मैनेजमेंट. इसके बाद क्या होता है, वंस वी आर डन विद दिस, देन वी इंटरवाइन दीज प्रोसेसेस. बिकॉज जरा सोचो ना, आपने सेल किया, तो जब आप सेल के प्रोसेस को पढ़ोगे ना, तो यू विल फाइंड दैट देयर समवेयर इन द सेल प्रोसेस देयर इज स्टोरेज एज वेल. आप गुड्स को स्टोर भी करते हैं. रॉ मटेरियल आपने बाहर से मंगाया, आपने रॉ मटेरियल को स्टोर किया, आपने गुड्स को स्टोर किया, ठीक है. कस्टमर का जब ऑर्डर आया, तो आपके पास ऑर्डर आया सेल्स डिपार्टमेंट के पास, तो आप स्टोर वाले को बोलते भाई प्रोडक्ट है क्या. स्टोर वाला आपको कहता है हाँ प्रोडक्ट है, तो आपके तो ठीक है, पैक करके इधर भेजने का है, भेज दो, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि व्हाइल डीलिंग विद सेल यू आर आल्सो इंटरैक्टिंग विद द इन्वेंटरी एंड व्हेन अ कस्टमर मेक्स द पेमेंट, सो एंट्री हैज टू बी डन इन द अकाउंट. सो आपका अकाउंट्स में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है. सो वी हैव टू इंटरवाइन इट. हमें इन्हें क्या करना है, इंटरवाइन करना है. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी डू द इंटरवाइनिंग. और हम क्या करते हैं, तीनों प्रोसेसेस को इंटरवाइन करते हैं एज पर द नीड, जरूरत के हिसाब से, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे आर वर्किंग, उस पर डिपेंड करेगा. जब हम इंटरवाइन करते हैं ना बच्चे, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है. हाउ टू डू इट? देन वी से कि सर वी हैव द सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज द फ्लो चार्ट. जब इस लेक्चर को मैंने शुरू किया था, याद करो, तो मैंने आपको बताया था बालक प्रोसेस पढ़ना है, और प्रोसेस को पढ़ने के बाद प्रोसेस को डायग्राम में कैसे शो करेंगे ये पढ़ना है. अब आप समझे डायग्राम में शो करना क्यों जरूरी है. डायग्राम में शो करना इसलिए जरूरी है कि इंडिविजुअली तो बड़ा आसान है, लेकिन जब हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करना चाहते हैं तो इन 3 प्रोसेसेस को इंटरवाइन करने की आवश्यकता होती है. और जब हम इन 3 प्रोसेसेस को इंटरवाइन करने के लिए जाते हैं, तो ये जो इंटरवाइनिंग का काम है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है. और तब हमें जरूरत होती है एक स्टैंडर्ड डायग्राम की, ताकि प्रोसेस के फ्लो को, ताकि वर्क फ्लो को, प्रोसेस के फ्लो को सही तरह से शो किया जा सके, ताकि प्रोसेस के फ्लो सबके समझ में आए. अगर आप प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं ना, प्रोसेस को डिजाइन करते वक्त, इंटरवाइन करते वक्त आपने फ्लो चार्ट बना दिया, तो वो जो फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट काम करता है एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर.
आपने फ्लो चार्ट तो बना दिया, अब वही फ्लो चार्ट के आधार पे जब मैं काम करूंगा तो उसी आधार पे काम करूंगा जो आपने डिसाइड किया था, जब कोई तीसरा बंदा काम करेगा तो उसी आधार पे काम करेगा जो आपने डिसाइड किया था, क्योंकि आपने प्रोसेस को डिजाइन किया था। और जब आपने प्रोसेस को डिजाइन किया था तो आपने उसको क्लियर कट फ्लो चार्ट में शो कर दिया। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। Diagrammatical representation of process is called as flow chart. Diagrammatical representation of activities in a process is called as flow chart. तो जो मेरा प्रोसेस था इंटरवाइन करने के बाद, जो मेरा प्रोसेस था उस प्रोसेस के वर्कफ्लो को मैंने चार्ट में शो किया, उसी चार्ट को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब जरा सोचो, फ्लो चार्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फ्लो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अकाउंटिंग प्रोसेस का कोई एक्सपर्ट है तो आप हैं। और कल के डेट में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशंस में कई सारे प्रोसेस को डिजाइन करने में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए फ्लो चार्ट जानना बहुत जरूरी है। और यही रीजन है कि हमारा जो 4th सेक्शन है और 5th सेक्शन है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है किसके लिए, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस के लिए, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि जो प्रोसेस है उसको डायग्राम में कैसे शो करते हैं और कैसे बनाते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्योंकि ये आपका फाइनल ब्लूप्रिंट होगा। ये जो फ्लो चार्ट होगा क्या होगा, ये फाइनल ब्लूप्रिंट होगा। और जब भी वो प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाएगा उसी आधार पे किया जाएगा जिस आधार पे फ्लो चार्ट पे हमने फाइनल प्रोसेस को शो कर दिया है। और तभी इंप्रूवमेंट की बात होती है। एवरी टाइम यू इंप्रूव योर प्रोसेस, यू मेक सम चेंजेस, यू विल हैव टू ड्रॉ द चार्ट। आपको चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, बट एट लेटर स्टेज, अभी नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। अब जरा गौर करो, एक छोटा सा इंसर्शन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट का। कहा गया कि भाई अगर मैं तीनों प्रोसेस को समराइज करके आप समझाना चाहो तो कैसे समझाओगे। तो इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा इंसर्शन किया कि आप अंडरस्टैंड ऑल कैटेगरी ऑफ बिजनेस प्रोसेस थ्रू एग्जांपल। आप ऑलरेडी जानते हो, मैं एग्जांपल पहले डिस्कस कर चुका हूं, जस्ट हैव अ लुक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको। अंडरस्टैंड ऑल कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस थ्रू एग्जांपल। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस डिसीजन। तो पहला डिसीजन क्या आया था, विजन एंड मिशन का। दूसरा डिसीजन आया मैनेजमेंट प्रोसेस का। तीसरा डिसीजन आया सपोर्ट प्रोसेस का। और चौथा डिसीजन आया ऑपरेशनल प्रोसेस का। ग्राउंड वर्क कहां होता है, ऑपरेशनल पे। ड्रीम कहां देखते हैं, विजन में। सो विजन एंड मिशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन इस साइड है, ठीक है, जरा ध्यान देना। अ डेयरी प्रोडक्ट कंपनी लीडिंग इन एशियन मार्केट डिसाइड टू इंक्रीज इट्स टर्नओवर बाय डबल इन द नेक्स्ट 10 years। तो एक डेयरी कंपनी है जो अगले 10 साल में अपने टर्नओवर को डबल करना चाहती है, राइट। सो दिस इज समथिंग विजन एंड मिशन। अब सवाल उठता है, आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट क्या सोचता है, टू अचीव टर्नओवर मेंशन्ड अबव, डबल टर्नओवर करना था। द मैनेजमेंट नीड्स टू लिस्ट डाउन ऑल एक्टिविटीज टू बी डन व्हिच में इंक्लूड एंटर इनटू न्यू मार्केट, यस, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, एक्वायर एग्जिस्टिंग डेयरीज इन मार्केट। अब जरा देखो क्या हुआ कि विजन मिशन में हम कह रहे हैं कि हमें अपने रेवेन्यू को, टर्नओवर को डबल करना है। अब हमें टर्नओवर को डबल करना है, तो जब मैनेजमेंट में आए तो हम कहते हैं कि एंटर इनटू न्यू मार्केट, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, एक्वायर एग्जिस्टिंग डेयरी कंपनी, राइट। सो ये क्या हो गया, हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस के रिलेटेड डिसीजंस हो गए। नीचे आते हैं सपोर्ट। Support processes like human resource management performs various activities including defining and creating new management structure, performing all human resource activities. तो अब अगर हमें ये करना है, एंटर इनटू न्यू मार्केट, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, एक्वायर बिजनेस, तो हमें क्या चाहिए, वी नीड टू हैव द ह्यूमन रिसोर्स, वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो ये काम कहां आ गया, सपोर्टिंग पे आ गया। उसके बाद आते हैं नीचे ऑपरेशनल। Operational managers here are responsible to do actual groundwork and ensure proper implementations of decision taken ever. तो जो ऊपर डिसीजंस लिए गए हैं मैनेजमेंट, सपोर्टिंग एंड विजन से जो रिलेटेड डिसीजंस थे, उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, ये काम किसका है, ऑपरेशनल का है। और ये उसको क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। सबसे ऊपर विजन मिशन, फिर मैनेजमेंट, फिर सपोर्टिंग, सबसे नीचे ऑपरेशनल। वेयर टू गो, व्हाट टू बिकम, विजन मिशन, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा इज मैनेजमेंट। उसके बाद एचआर, अकाउंटिंग इज सपोर्टिंग। उसके बाद सेल्स, परचेज इज ऑपरेशनल। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जांपल। बहुत सिंपल है, एक नजर देखने से ही आप इसको क्या कर सकते हैं, फटाफट रिलेट कर सकते हैं। इसको हमने दूसरे एग्जांपल के तहत शुरू में डिस्कस किया था। ये है आपका बिजनेस प्रोसेस एंड कैटेगराइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। Business process is an activity or set of activity
which convert some input to some output and help us to achieve some goal, right? Business process are designed as per the vision and mission of the enterprise, right? The design of the business process largely impact the success or failure of an enterprise. To improve the function or to improve the performance of the process in all parameters, we have a concept called as BPM, business process management. So business process management works 24/7 round the clock and all round performance improvement के लिए क्या करता है, काम करता है, right? Business process management is nothing but a set of tools and methods which is applied on process to improve the performance of the process, right? So business processes के guiding factors जो हैं वो क्या है, vision and mission. So vision and missions are the guiding factor of the business processes, and to achieve vision and mission we have to perform management, operational and supporting services, and hence accordingly processes are categorized into three types: operational, support and management. Operational processes deals with core business and value chain. Operational processes help us to deliver direct value to the customer. Operational processes help us to generate direct income, right? Operational processes basically are concerned with producing the product and the services. और हमने कहा था all processes which are related with the production, related with the marketing and sales, and related with the customer service will fall in the category of operational processes. Example was O2C, P2P. Second was the supporting processes. हमने कहा था supporting processes, back operational processes. Supporting processes do not provide direct value to the customer. They do not generate direct income, but yes, they impact the efficiency of the enterprise for sure. Then we had the management process. हमने कहा management process also processes do not provide direct value to customer, do not deliver direct value to customer, but yes, they also impact the efficiency of the enterprise. फिर हमने कहा था at last we have to intertwine all these processes, and to do that we have other concepts like to present that in diagram form we have the flow chart. Then we go ahead and we learn different types of processes at later stage in this particular chapter. फिर हम उसको example के through भी देख लिया. At top we have the vision and mission, then we have the management, then we have the supporting, then we have the operational. विजन मिशन में हमने कहा टर्नओवर को डबल से बढ़ाना था. मैनेजमेंट में हमने कहा नए मार्केट में जाओ, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो. सपोर्टिंग में हमने कहा एचआर को मैनेज करो, स्टाफ वगैरह को देखो. ऑपरेशनल में हमने कहा चलो जी ग्राउंड वर्क करो, सेल करो, परचेज करो, इनकम जनरेट करो, राइट? दिस इज ऑल अबाउट योर एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस. ठीक है, अब इसी सेक्शन में प्रोसेस को समझने के बाद मुद्दा आता है कि हाउ टू कंडक्ट दैट प्रोसेस. हाउ टू कंडक्ट इट. मैं क्यों कह रहा हूं हाउ टू कंडक्ट इट? मैं इसलिए कह रहा हूं हाउ टू कंडक्ट इट कि इसको थोड़ा सा लेमैन के स्टाइल में समझा जाए, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए कि हाउ टू कंडक्ट का क्या मतलब है. ठीक है, ठीक है. बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कंडक्ट करने की बात हम कर रहे थे, तो प्रोसेस हम जान चुके हैं, प्रोसेस के बारे में हम समझ चुके हैं, प्रोसेस की कैटेगराइजेशन को समझ चुके हैं. तो चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सेम सेक्शन में. ठीक है. Now this topic is about BPA. BPA here stands for Business Process Automation. ठीक है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात. मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रोसेस है. Let's say we have a process of accounting. हमारे पास अकाउंटिंग का प्रोसेस है. अब अकाउंटिंग की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रांजैक्शन के बाद हम वाउचर एंट्री करते हैं, पोस्टिंग होता है, बैलेंसिंग होता है, देन वी गेट द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन वी गेट द बैलेंस शीट एंड ऑल. तो अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, चलो मैं शो करता हूं आपके लिए कि सबसे पहले मान लो हमारे पास पहला स्टेप क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया. ट्रांजैक्शन के बाद सेकेंड स्टेप में हमने वाउचर एंट्री करी, वाउचर एंट्री. वाउचर एंट्री के बाद वी हैव द पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद वी हैव द बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद वी हैव द ट्रायल बैलेंस, देन वी हैव द P&L and balance sheet. P&L also ultimately goes to balance sheet. अब ये प्रोसेस है and we have to conduct this process. हमें इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है रियल लाइफ में. So what options do we get? अभी अगर हम इसको करना चाहें तो हम कैसे करें इस काम को? So बहुत ले टर्म में अगर हम समझे, लेमैन टर्म में,
तो हम कहते हैं सर अकाउंटिंग के इस प्रोसेस को करने का हमारे पास दो तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि ये काम पूरी तरह से इंसान के द्वारा किया जाए, पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करके। ऐसा कर सकते हैं हम कि हम पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करें और इस काम को पूरी तरह से हम इंसान के द्वारा कराएं। अगर ये काम पूरी तरह से ह्यूमन के द्वारा किया गया, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैनुअल। उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल कहते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस काम को हम कंप्यूटर से कराएं। अगर हमने इस काम को कंप्यूटर से कराया, अच्छा कंप्यूटर से कराने का साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहला साइड इफेक्ट है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगा। प्रोसेसिंग अगर हम कंप्यूटर से कराते हैं तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऑपरेटर तो चाहिए हमें, लेकिन इंटरवेंशन तो इंसान का कम हो जाएगा, हर एक स्टेप पे इंटरवेंशन रहेगा नहीं। तो अगर हमने कंप्यूटर से कराया जिसकी वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया, इसका मतलब ये पूरी तरह से क्या हो गया, ऑटोमेटेड हो गया। Now, this is what we are talking about. आगे के चैप्टर से मैं आपको समझाऊंगा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नीड टू नो बोथ ऑफ द प्रोसेसेस, यू नीड टू नो बोथ ऑफ द सिस्टम, मैनुअल भी और ऑटोमेटेड भी। बट मैनुअल आप पढ़ते हैं अदर सब्जेक्ट में, यहां जो हमारा जो मुद्दा है यहां हमारे सब्जेक्ट में EIS में, certainly we are talking about the automated systems. हम बात कर रहे हैं application of computer system to conduct a process. And when we use technology or we use computer or machines to conduct some process, that is what the automation is all about. That is what the business process automation is all about. So ये मेरा business process था। इस बिजनेस प्रोसेस को अगर मैं मैनुअली कंडक्ट ना करा के कंप्यूटर के मदद से कराऊं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑटोमेशन कह रहे हैं। फायदे क्या क्या है भाई, बहुत सारे फायदे। अगर हमने कंप्यूटर से ये काम कराया तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। अगर ये काम हमने कंप्यूटर से कराया तो सबसे हमारे स्पीड ऑफ द प्रोसेस विल सर्टेनली व्हाट, इंप्रूव। हमारे प्रोसेस की क्वालिटी में आपको क्या दिखेगा, इंक्रीमेंट दिखेगा, क्वालिटी विल इंप्रूव। इतना ही नहीं, जो प्रोसेस स्टेटस है, प्रोसेस स्टेटस विल बिकम विजिबल, आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी। देखो अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना मैनुअली, किसी काम को मिस्टर एक्स ने किया, उसी काम को मिस्टर वाई ने किया, तो आपको मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के काम करने में डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल है, भले वो सेम काम कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई देंगे या उनका स्टेप अलग अलग होगा। आप देखोगे उसी काम को किया है, बैलेंस शीट ही बनाए, मिस्टर एक्स ने भी बनाया, मिस्टर वाई ने भी बनाया, मिस्टर जेड ने भी बनाया। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करके ही बैलेंस शीट बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो उसके स्टेप्स हैं उसमें डिफरेंस है, जो स्टाइल है उसमें डिफरेंस है, द वे दे आर वर्किंग इसमें डिफरेंस है। एरर्स होते हैं कि मिस्टर एक्स में एरर हो गया, मिस्टर वाई में एरर नहीं हुआ, मिस्टर वाई ने बिल्कुल मैच करा दिया क्रेडिट डेबिट, लेकिन मिस्टर एक्स से नहीं हो पाया। ये चीजें नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंट होता है। ऑटोमेटेड का मतलब है रिपीटेड टास्क, और वो रिपीटेड टास्क हम प्रोग्राम करते हैं, और जब भी हम उस प्रोग्राम को चलाएंगे रिपीटेड टास्क विल रन, और हमेशा वही कैलकुलेशन करेगा वो, वहां से कहीं भी किसी भी तरह का डेविएशन आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब जो भी एरर है, एरर भी क्या होगा, कम होगा या एलिमिनेट हो जाएगा। ह्यूमन एरर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, फटीग नहीं होगा। इंसान क्या होता है, थक जाता है। 9 to 6 आपने काम किया, 6 बजे बोला यार बॉस मेरे को घर जाने दो, मैं थक गया। कंप्यूटर नहीं कहता कि मेरे को घर जाने दो, मैं थक गया, मेरे को स्विच ऑफ करो, शट डाउन करो। कंप्यूटर काम करता रहेगा निरंतर, कंटिन्यूअसली, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। बहुत सारे फायदे हैं। सो अब कह रहे हैं वी हैव टू कंडक्ट दिस प्रोसेस, एंड टू कंडक्ट दिस प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई कंप्यूटर. When we apply technology or the computer to conduct the process, that is called as automation, and the entire process is called as business process automation. इतना आसान है क्या सर? हाँ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है, बट हमें इसे बहुत एडवांस फॉर्म में देखना है, विस्तृत रूप में देखना है, और बहुत इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझना है। ठीक है, यहां मैं आपको ये बता दूं कि जनरली जो होता है ट्रांजैक्शन एंड वाउचर एंट्री, these two steps are done by the human, rest of the steps are handled by the software बोले तो कंप्यूटर सिस्टम। सो दो स्टेप जो होता है शुरू का, ट्रांजैक्शन वाउचर एंट्री, दैट इज डन बाय द ह्यूमन, रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर डन बाय द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम कर देता है ये काम को।
और किसी किसी सिस्टम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो ट्रांजैक्शन एंड वाउचर एंट्री वाला जो पार्ट है ये भी हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जो मैं आपको चैप्टर 2 में सिखाऊंगा कैसे करते हैं और किन कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। अदरवाइज दिस इज व्हाट द ऑटोमेशन इज ऑल अबाउट, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, है ना। किससे काम कराना है? कंप्यूटर से। ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस इंप्रूव, स्पीड ऑफ द प्रोसेस इंप्रूव, कॉस्ट विल डिक्रीज, कई सारे फायदे। प्रोसेस क्या हो जाता है भाई? कंसिस्टेंट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज, राइट। बिजनेस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? ऑटोमेट कर रहे हैं। सो बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, is the tactic a business uses to automate processes to operate efficiently and effectively. So BPA एक टैक्टिक है जिसके तहत हम अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेट का मतलब समझ रहे हो अब आप? ताकि हम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या कर सके? काम कर सके। इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशंस and using software applications throughout the organization. अब नाउ इंटीग्रेशन याद आया? इंटरवाइनिंग ऑफ द प्रोसेस। सो अगर प्रोसेस को इंटरवाइन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन का भी इंटीग्रेशन होगा, because for different purposes we will have different applications. Let's say we have to manage the HR, so we have the HR management module, ठीक है। and when we have to manage the accounting or finance, we have the financial resource management module, that is FRM, or something called as financial module, or something called as accounting module, or something like that. Depends on what kind of product you are using. नाम वैरी कर सकता है, but yes, for different purposes we have different applications. If you are managing the customer relationship, you have the CRM module. If you are managing the production, you will have the production planning module. If you are managing the quality, you will have the quality management module. So in an organization, large organization specifically, we uses different modules, component to handle, and those components are nothing but the application software to handle different processes. So जो different processes को handle करने के different modules है, उनको भी तो intertwine करना होगा, उनको भी तो integrate करना होगा, क्योंकि हम process को integrate कर रहे थे, right? So yes, it consists of integration of integrating applications and using applications throughout the organization. BPA is the tradition of analyzing, documenting, optimizing, and automating business process. So analyze, document, optimize, and automate. So we all know that we don't automate process until it is not optimized. क्यों? क्योंकि a deficient process, अगर आप if your process is deficient, then after automation deficiency will get magnified. Automation never eliminates the deficiency. To eliminate deficiency, we have other processes in BPM. याद आया? business process management अभी पढ़ा था. There is a process called as BPR, business process re-engineering. We do that on the process just to eliminate the deficiency. When our process get optimized, then we automate it. हमेशा याद रखना, कंप्यूटर आपके प्रोसेस की गलतियों को ठीक नहीं करता, आपके प्रोसेस को एज इट इज वो क्या कर देगा? रन कर देगा। अगर आपने प्रोसेस में गलती करी है तो फिर गया वो आपका आउटपुट क्या होगा? गलत आएगा। सो कंप्यूटर एरर्स को खत्म, प्रोसेस के एरर को खत्म नहीं कर सकता, वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है एज इट इज। तभी तो हम कह रहे हैं रिपीटेड टास्क, सेम मैनर, ऑलवेज कंसिस्टेंटली, एक ही तरह से आइडेंटिकल मैनर में एक ही काम को करता है। क्यों? क्योंकि स्टेप्स क्या है? प्री डिफाइंड है। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट प्रोसेस को एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट करना, उसे ऑप्टिमाइज करना, मतलब उसकी सारी डेफिशिएंसीज को खत्म करना और फिर ऑटोमेट करना। इस पूरे प्रोसेस को हम यहाँ इकट्ठा लेते हैं, उसे हम कहते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। सो व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन? आप कहते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन बेसिकली डील्स विद application of computer system to conduct processes to work efficiently and effectively. Under the business process automation, we integrate applications of the organization and we use software application throughout the organization. With the help of BPA, or in the BPA, we analyze, we document, we optimize, and then we automate our business processes to get better results. ताकि हमें क्या मिल सके? बेटर रिजल्ट्स मिल सके। इन द बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन वी यूज टेक्नोलॉजी। ह्यूमन इंटरवेंशन इज व्हाट? डिक्रीज्ड और समटाइम्स एलिमिनेटेड, दोनों चीजें हो सकती हैं। सो दिस इज योर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊं कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में
बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में आपने इसका डेफिनेशन समझा, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं रखा। डेफिनेशन के बाद आपको सक्सेस फैक्टर्स को समझना होगा, सक्सेस फैक्टर्स के बाद आपको बेनिफिट्स को समझना होगा, और बेनिफिट्स के बाद आपको बीपीए के इंप्लीमेंटेशन को समझना होगा। ये 4 टॉपिक हैं। डेफिनेशन यू आर डन विद। अब आपको सक्सेस फैक्टर समझना है, बेनिफिट को समझना है, इंप्लीमेंटेशन को समझना है। तो आप बोलोगे ना सर अभी अभी तो बेनिफिट सुना था हमने, आपने कहा सर कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रोसेस का स्पीड बढ़ जाएगा, अननेसेसरी टास्क नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस है, सारे अननेसेसरी टास्क को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर रखा है। इतना ही नहीं सर, कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस विल इम्प्रूव, प्रोसेस स्टेटस विजिबल हो जाएगा, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड नो कि वेयर इज द प्रोसेस राइट नाउ एंड व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। नोटिफिकेशंस आ सकते हैं हमारे पास कंप्यूटर से, ये सारे फायदे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बेनिफिट्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यस हमें बस इसे समराइज करना है और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा बेनिफिट कहां क्यों हो रहा है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन इज समथिंग ऑन विच वी हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज इन इंप्लीमेंटेशन देयर आर 8 स्टेप्स, 8 स्टेप हैं, और 8 स्टेप को हम क्लास में ही अभी ही हम चाहेंगे कि आपको पूरी तरह से क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। हम इस पे काम करेंगे। बेनिफिट्स एंड इंप्लीमेंटेशन से पहले हमारे को क्या है, सक्सेस फैक्टर्स। अब जरा ध्यान से सुनो भाई, हमने ऑटोमेशन तो कर दिया, हमने कहा जी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर दो, हमने कहा अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज करो, उन सॉफ्टवेयर्स को आपस में जोड़ दो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिफाइड सिस्टम बना लो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज। ये सारे फायदे आपको तो दिख रहे हैं, लेकिन सर जब हम कंप्यूटर को अप्लाई करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। मैंने कहा जैसे? आपने कहा सर जरा सोचो, आपके पास आपने कुछ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मेरे पास यहाँ कोई पेपर नहीं है, एक पेपर देना। आपने कहा सर देखो, आपके पास ये पेपर है, ठीक है, और ये कुछ इस पे लिखा हुआ है। अब ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, ये पेपर आपके पास। अब अगर ये पेपर मुझे चाहिए तो सर मुझे ये आपके पास जाना होगा, क्योंकि ये फिजिकल रिकॉर्ड है, आपने मैनुअली इस पेपर में पेन पेपर पे आपने लिखा है और ये पेपर आपने इस तरह से अपने पास रखा हुआ है। अब अगर मुझे ये पेपर चाहिए तो मुझे आपके पास जाना होगा और आपसे ये पेपर लेना होगा। लेकिन सर इसी पेपर को हमने क्या किया, इस सिस्टम में डाल दिया, राइट। अब ये पेपर इस सिस्टम में, और ये सिस्टम ऑनलाइन है, हो गया ऑटोमेशन। पेपर तो नहीं डालते हैं ना सिस्टम में, स्कैन करके डालते हैं या कोई और मेथड हो सकता है डालने का। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट था दैट इज इन द सिस्टम, और ये सिस्टम ऑनलाइन है। तो क्या आपको मेरे पास फिजिकली आने की आवश्यकता है? आप बोलोगे सर नहीं। आप बोलोगे सर मैं इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम को हैक कर सकता हूं, और अगर मैंने आपके सिस्टम को हैक कर लिया तो वो जो डॉक्यूमेंट इसमें रखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट मैं चुरा लूंगा बिना आपको बताए हुए। अरे ये तो पंगा है यार, ऑटोमेशन से तो नुकसान ही होने लगा। ये एकमात्र नुकसान है क्या? अरे नहीं बाबा, बहुत सारे नुकसान है। क्या नुकसान है? मेरे को ये पेपर चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट चाहिए था, आई हैव टू एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट, और जब मैंने इस सिस्टम में काम करना शुरू किया तो सिस्टम में क्या हो रहा है, डमरू घूम रहा है, चक्का घूम रहा है। हम बोले अरे भाई कहाँ है, आ जाओ यार जल्दी। तो बोल रहा है वेट वेट। अब मुझे वो चाहिए अभी, वो मेरे को क्या करा रहा है, वेट करा रहा है। मैंने बोला यार अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है यार, मतलब टाइम पे कुछ मेरे को मिल ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, आपके शैतान खोपड़ी में एक आइडिया आया कि सर ने इसमें कुछ लिखा है, एक काम करते हैं नंबर बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे भाई? आपने इंटरनेट के थ्रू सिस्टम को हैक किया, मेरे डॉक्यूमेंट में गए और कुछ चेंजेस कर दिए। सो आप हैक कर सकते हैं, आप इंट्रूड कर सकते हैं, आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, आप कई तरह के रिस्क आपको ऑटोमेटिकली आएंगे जब आपने ऑटोमेशन किया। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे ऑटोमेशन का क्या फायदा कि मेरा डॉक्यूमेंट ही चोरी हो जाए, कोई आके मेरा डॉक्यूमेंट डिलीट कर दे, कोई आके मेरे डॉक्यूमेंट को अमेंडमेंट कर दे, जब मुझे जरूरत हो वो डॉक्यूमेंट मुझे मिले ही ना, जिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ में मुझे वो जरूरत हो वो मुझे मिले ही ना, विद होल्डिंग हो जाए, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो मेरे को देने से ही मना कर दे, जबकि मैं एंटाइटल्ड हूँ इंफॉर्मेशन जानने के लिए, फिर भी वो मेरे को देने से मना कर दे। कई सारी चीजें हो सकती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे ऑटोमेशन का क्या फायदा? हम कहते हैं सर ये तो फेल हो गया, आपका पूरा का पूरा ऑटोमेशन का जो प्रोजेक्ट था फेल हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं होने देना है। देन कम्स द सक्सेस फैक्टर, देन कम्स द सक्सेस फैक्टर। आप कहते हो ओहो, इसका मतलब है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करते वक्त हमें कुछ बातों को इंश्योर करना होगा।
अगर हम अपने बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सक्सेस चाहते हैं तो, एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स? दोज फैक्टर्स हियर आर कॉल्ड एज सक्सेस फैक्टर्स। हमें क्या करना है? सक्सेस फैक्टर्स को समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बीपीए प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए जिम्मेदार है, जो हमारा अगला टॉपिक है। सिंपल है ना, कुछ नहीं है EIS में। यू आर इन बेस्ट हैंड्स, यू आर इन बेस्ट हैंड्स। सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा। ये तो रिविजनरी, ये तो एक तरह से फास्ट ट्रैक क्लास है। मैं इसको रिविजनरी क्लास बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। रेगुलर क्लास का जो मजा है ना, रेगुलर क्लास में एक्सटेंसिव नोटिंग, एवरीथिंग वट एवर यू आर रीडिंग हियर ऑन द स्लाइड्स, वो आप नोटबुक में खुद से लिखते हैं। अरे बालक, 80% चीजें तो क्लासरूम में ही याद हो जाती है ना। एंड दैट इज वाई सक्सेस रेट ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी हाई, है ना। रीजन क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स गेट्स मेमोराइज्ड इन द क्लासरूम। मेरे को पता है लेंथी सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस है, ठीक है। तो अगर 60% 50% भी क्लासरूम में मेरा तैयार हो जाता है एकदम एग्जामिनेशन के अप्रोच में, तो उसके बाद क्या हो जाता है? आसान हो जाता है चीज़ों को डील करना। इसलिए बच्चे कभी कभी मुझे कहते भी हैं कि सर इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट में कर लें। मैं कहता हूँ नहीं बालक, शॉर्ट में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इट्स मैटर ऑफ 6 मंथ और समटाइम्स 9 मंथ्स। तो आप 6 महीने 9 महीने के लिए, 3 महीने 4 महीने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट यू फेल इन एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू प्रिपेयर अगेन। फिर वो 3 महीने का टाइम, फिर से तैयारी करो, फिर से पढ़ो, फिर से प्रिपरेशन करो। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। क्यों ना हम एक बार ही पूरा दम लगाएं और एक बार ही दम लगा के हम क्या करें? एग्जामिनेशन को क्लियर कर लें, ठीक है। आ जाइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस जिसकी हम बात कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस, और इसी को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए भी मैं कहता हूं कि ऑटोमेशन करते वक्त किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। वो फैक्टर्स हैं। दे आर 4 थिंग्स व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, जिसे हम कोड करेंगे CAIT। कैसे कोड करेंगे? CAIT। where C stands for confidentiality, A stands for availability, I stands for integrity and T stands for timeliness। अब जरा ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं 4 फैक्टर। अब आपका पहला सवाल आएगा, क्या यही 4 फैक्टर हैं जो सक्सेस फैक्टर हैं, या और भी फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है? अरे और भी फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। 4 पे ही दुनिया खत्म नहीं होती। हमारे सिलेबस में 4 है, हमारा स्कोप लिमिटेड है, 4 है, कोई बात नहीं। 4 पे ही 4 खत्म, मतलब नहीं, आगे जाएंगे तो इसमें इसकी संख्या बढ़ेंगी। लेकिन हमसे जब भी पूछा जाएगा सक्सेस फैक्टर ऑफ बीपीए, हम बोलेंगे 4। CAIT, CAIT, CAIT। C for confidentiality, A for availability, I is for integrity and T is for timeliness. What is confidentiality? What does it mean by confidentiality exactly? कोई जानकारी है मेरे बैंक का, मैंने मान लो मेरे पास HSBC में अकाउंट है। अब HSBC में मेरा अकाउंट है, मैं ऑनलाइन अपने अकाउंट को एक्सेस करता हूं, तो क्या मैं ये पसंद करूंगा कि मेरे अकाउंट को कोई भी एक्सेस कर ले? जवाब है नहीं। मेरा जो अकाउंट है उसमें रखा हुआ जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, बिकॉज आई हैव राइट टू सी द सेम, नॉट द अदर पर्सन हु इज ट्राइंग टू एक्सेस माय अकाउंट अनएथिकली। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी के लिए अवेलेबल होगा जिसको उस इंफॉर्मेशन को देखने का अधिकार है, बाकी के लिए नहीं। सर ये काम होगा कैसे? तो यही तो सीखना है, आगे जाके बताऊंगा मैं आपको कैसे होगा, क्योंकि हमें सारे टूल्स पढ़ने हैं जिससे हम अपने सिस्टम को सिक्योर करते हैं। और हम बोलेंगे चलो जी, कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड नाउ, नोबडी कैन एक्सेस योर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट यू, दैट व्हाट वी हैव टू इंश्योर हियर। तभी हमारा बीपीए सक्सेस होगा, वरना ये फेल हो जाएगा। So first is confidentiality. Data is available only to those person who have right to see the same. That is the objective here in the confidentiality. क्या बोलोगे? Confidentiality means ensuring that data is available only to those who have right to access the same. Second है availability. Data का available होना कितना जरूरी है? So whether data is available, take an example, suppose I have some data on my laptop and laptop जो है वो shut down है, I'm somewhere else, और मेरे को access करना था, that data is not available for me. So this is not done.
ऐसे नहीं हो सकता। आप क्लाउड में पढ़ोगे, वी विल सी दैट इन क्लाउड एप्लीकेशंस में आप देखोगे क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आवर डेटा इज ऑन इंटरनेट समवेयर, और जब भी हम चाहें हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डेटा इज अवेलेबल। और वहाँ भी इशू हो सकते हैं, बट यस अभी हम मान के चलते हैं इशू नहीं है और डेटा मेरे लिए अवेलेबल है। व्हेन आई विश टू एक्सेस आई कैन गो देयर एंड एक्सेस इट। गो देयर मीन्स थ्रू इंटरनेट। सो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ये इंश्योर करना कि डेटा इज अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, whenever asked for. If you are asking for your data, it is available. So that is what the availability is. Third is integrity. What if some unauthorized person amends my data? हम बोलेंगे भाई मेरा डेटा था, मैं अमेंड करता, समझ में आता है भाई कोई दूसरा कैसे अमेंड कर सकता है? वो कर सकता है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था। अगर ऑनलाइन सिस्टम था तो हो सकता है, कई तरीके हैं उसको अमेंड करने का, तो हमें तो क्या करना है, रोकना है। So integrity में we ensure it that no unauthorized amendment can be done in the data. डेटा में किसी भी तरह का unauthorized amendment changes नहीं किए जा सकते, इसको इंश्योर करना होगा। एंड लास्ट इज टाइमलीनेस। पता है टाइमलीनेस का मतलब क्या होता है? डेटा इज अवेलेबल इन एट राइट टाइम, at whatever point of time. If you are trying to access the data, data is available no matter when. टाइम का कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सक्सेस फैक्टर्स ऑफ बीपीए या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस। कोड क्या था? CAIT। कॉन्फिडेंशियलिटी, टू इंश्योर दैट डेटा इज ओनली अवेलेबल टू पर्सन हु हैव राइट टू सी द सेम। डेटा सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास उसे देखने का अधिकार है, बाकी लोग वो डेटा नहीं देख पाएंगे। अवेलेबिलिटी, टू इंश्योर दैट डेटा इज अवेलेबल व्हेन आस्क्ड फॉर, जब जरूरत हुई तब डेटा उपलब्ध था। इंटीग्रिटी, टू इंश्योर दैट नो अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट कैन बी मेड इन द डेटा, बिना अथॉरिटी के अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। अमेंड वही करेगा जिसके पास अथॉरिटी है। एक अकाउंटेंट था, उसने एक एंट्री कर दी उसने सिस्टम में, ठीक है, चला गया। अब वो चाहता है कि वो जो वैल्यू था, जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू था, लेट से वो 2000 का वैल्यू था, 2000 रुपीज, अब वो चाहता है 2000 को घटा के मैं 1500 करूं, क्योंकि उसको कुछ मैनिपुलेशन करना था। वो आप वापस जाता है सिस्टम में, लॉगिन करता है और बोलता है, वहां जाके अमेंड करने की कोशिश करता है। सिस्टम एक मैसेज डिस्प्ले करता है, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू अमेंड द डेटा, काइंडली कंसल्ट द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, भाई तुम अमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट ऑथोराइज टू अमेंड। यू आर ऑथोराइज टू एंटर डेटा बट यू आर नॉट ऑथोराइज टू अमेंड द डेटा। अमेंड करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से बात करो, जाओ रीजन बताओ आप क्यों अमेंड करना चाहते हैं। टाइमलीनेस, टू इंश्योर दैट डेटा इज मेड अवेलेबल इन एट द राइट टाइम। सो एट द राइट टाइम डेटा इज अवेलेबल। हाउ टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स? सो कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे होगा जी, अवेलेबिलिटी कैसे होगा जी, इंटीग्रिटी कैसे होगा जी, टाइमलीनेस कैसे होगा जी, एंड अदर फैक्टर्स कैसे होंगे जी? वन आंसर फॉर ऑल प्रॉब्लम इज द इंटरनल कंट्रोल। ऑफ कोर्स वी विल हैव टू अप्लाई कंट्रोल्स, हमें कंट्रोल्स लगाने होंगे। तो सिस्टम में देयर शुड बी इनबिल्ट, सिस्टम में देयर शुड बी इनबिल्ट इंटरनल कंट्रोल। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है हर एक तरह की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के इंप्लीमेंट किया जाता है, ताकि हमारे सिस्टम में किसी तरह का लोचा ना हो, जिससे हमारा पूरा प्रोजेक्ट फेल ना हो। सो यहां नोट में देखना, टू इंश्योर दैट ऑल द एवर पैरामीटर्स आर मेट, बीपीए नीड्स टू हैव एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड। क्या करना होगा? एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड। इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए एप्रोप्रिएट इन योर सिस्टम इन बिल्ट, ताकि आप इन चारों चीजों को इंश्योर कर सको। एंड देन वी गो टू द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन। क्या फायदे हैं? ठीक है, सक्सेस फैक्टर देख लिया, मीनिंग समझ लिया, टेक्नोलॉजी का लगाया प्रोसेस को करने के लिए, हमने उसे ऑटोमेशन कह दिया। ठीक है, एनालाइज, डॉक्यूमेंट, ऑप्टिमाइज, ऑटोमेट। क्या बोला? एनालाइज, डॉक्यूमेंट, ऑप्टिमाइज, ऑटोमेट इज व्हाट? ऑटोमेशन, राइट? How simple it is, है ना? बहुत सिंपल है। Now we'll go for the benefits of automating business process. क्या क्या फायदे हैं? जनरल फायदे तो हम सब जानते हैं, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक फायदों को देखेंगे। हम एक नोट सेक्शन बनाएंगे छोटा सा अपने क्लास नोट्स में, और जहां मैं हर एक जो फायदा है उस फायदा का बैकग्राउंड आपको बताता चलूंगा कि ये फायदा क्यों है।
एक बात हमेशा याद रखना एग्जामिनेशन में, कभी कभी क्या होता है ना, यू राइट द आंसर बट यू डोंट गेट द मार्क्स। इसका एक कारण ये भी होता है कि बच्चा लिखता है कि फायदा ये है कि क्वालिटी इंप्रूव होगा। मान लो एक बेनिफिट है क्वालिटी, आपने कहा with the help of या after implementing BPA या due to BPA या when we apply the BPA the quality of the process improves, full stop, that's it, लिख दिया, आगे बढ़ गए। अब सवाल ये उठता है कि भाई quality of the process improves is the benefit, but why and how? क्वालिटी अगर इंप्रूव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और जब वो एक्सप्लेनेशन मिसिंग होता है ना आंसर से, यू डोंट गेट द मार्क्स। और यही रीजन है कि रट्टाफिकेशन के मैं सख्त खिलाफ हूं। रट्टा मारो, हेडिंग्स याद कर लो और जाके एग्जामिनेशन में लिखाओ। रट्टाफिकेशन के मैं इसलिए खिलाफ हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डिटेल्ड स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि भाई आपने हेडिंग्स रट लिया, एग्जाम में जाके हेडिंग लिख दिया, कौन ऐसा पागल होगा जो आपको मार्क्स देगा? नहीं देगा। समझ जाएंगे वो फटाक से देखते ही कि अरे ये तो हेडिंग्स रट के आया है। और हेडिंग्स रटना इतना महारथी वाला काम नहीं है, कोई भी रट सकता है, कोई भी रटवा सकता है। सवाल है कि अगर ये है तो क्यों है? अगर क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और आप जब एक्सप्लेन करते हैं ना, डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन का यही मतलब होता है कि हेडिंग अगर क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है तो एक्सप्लेनेशन में मेरे को बताना होगा कि क्वालिटी इंप्रूव क्यों हो रहा है, तब वो परफेक्ट आंसर होगा। देन यू विल गेट द फुल मार्क्स, अदरवाइज चलो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट है ना, जो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पूरी ताकत लगानी है और अच्छे मार्क्स से एग्जामिनेशन पास करना है। व्हेन आई से अच्छे मार्क्स, इट मींस 85 प्लस। आवर टारगेट शुड बी 85 प्लस, 90 प्लस, है ना? तो दैट शुड बी आवर टारगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेनिफिट्स को